नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का IT नाउ स्वदेश पे। तो यूएस मार्केट से अच्छे संकेतों के बीच ट्रंकेटेड वीक और अप्रैल का फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन ब्रॉड बेस बाइंग आपको शुक्रवार को भी देखने को मिली। तो क्या इस ट्रंकेटेड वीक में लॉन्ग्स को ही चेस करना चाहिए, इस पर होगी नजर। तमाम स्ट्रैटेजी पर भी बात करेंगे। गुड मॉर्निंग अजय। यूएस मार्केट से तो संकेत पहले भी आ रहे थे, लेकिन अब जो फ्राइडे को जिस तरह से ब्रॉड बेस बाइंग भी देखने को मिली, एक एसजीएक्स निफ्टी के बाद ऊपर चढ़ने के बाद बाजार चेज भी कर रहा है। अब तो हम 17,500 की बात कर रहे हैं। देखिए, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हम लोग ऑलरेडी 17,500 पे आज खुलेंगे। हाँ। यूएस मार्केट में एक आउट परफॉर्मेंस नजर आ रही है जो काफी टाइम से चल रही है। अगर आप देखें तो पिछले हफ्ते हमने देखा है यूएस मार्केट्स के लिए नैस्डैक 7% चला है, जो बेस्ट क्वार्टर है 2 साल का। और इसी क्वार्टर में ये भी कैप्चर हुआ है कि बाजार ये मानना शुरू कर दिया कि आगे चल के रेट हाइक यूएस में उतनी तेजी से नहीं होंगे। तो ग्रोथ स्टॉक्स का यूएस में रैली करना और नैस्डैक ऑफ कोर्स उन ग्रोथ स्टॉक्स से बना हुआ है, और कहीं ना कहीं बाजार का रेट हाइक जो आगे आने वाले हैं वो कम तेजी से होंगे, ये मानना पूरे ग्लोबल मार्केट में एक रिस्क ऑन का माहौल पैदा कर रहा है। और यूएस मार्केट भी बड़े मजे किए पिछले क्वार्टर भी। अब देखने वाली बात यह है कि जो फ्राइडे को डेटा आया था, जो पीसीई डेटा है, हाँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है ये फेड के लिए, अनुमान से भी कमजोर आया। तो उसकी जो गति है वो धीमी होती चली जा रही है। ये बाजार को बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ये आगे चल के ये दिखा सकती है कि कहीं ना कहीं हम यहाँ से उतनी तेजी से रेट हाइक नहीं आएंगे। और इसीलिए हमें लगता है कि इमर्जिंग मार्केट कॉम्प्लेक्स, ग्लोबल मार्केट कुछ समय तक, जब तक कोई और एडवर्स डेटा नहीं आता है, बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है। ऑलराइट, तो बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में इंडियन मार्केट्स इस वक्त लग रहे हैं। आगे स्ट्रैटेजी सारी डिस्कस करेंगे, कौन से ट्रेड्स आपके लिए होने चाहिए। एक बार हेडलाइंस पर नजर डालते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। महंगाई को लेकर चिंता कम होने से अमेरिकी बाजारों में दिखा जोश। लगातार तीसरे दिन तेजी। डाउ 400 अंकों से ज्यादा बढ़कर हुआ बंद। नैस्डैक और S&P 500 में 1.5 से 1.25% की तेजी। एशिया बाजारों में तेजी है। एसजीएक्स निफ्टी करीब 30 अंक चढ़कर 17,450 के पास। जापान, कोरिया, चीन के बाजारों में भी उछाल। ओपेक के उत्पादन कटौती के फैसले से कच्चे तेल में उछाल। ब्रेंट 5% बढ़कर $84 के ऊपर, लेकिन सोने की कीमतों में नरमी। कॉमेक्स पर भाव $1980 के नीचे। मार्च में आयशर मोटर्स, अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स की दमदार कमर्शियल व्हीकल सेल्स। एस्कॉर्ट्स की ट्रैक्टर बिक्री 32% बढ़ी। हीरो और टीवीएस मोटर की 2 व्हीलर बिक्री में भी इजाफा। एनएसई ने निफ्टी बैंक के लॉट साइज में किया बदलाव। जुलाई से लॉट साइज 25 से घटाकर 15। पिरामिड फार्मा राइट्स इशू के जरिए जुटाएगी पूंजी। 1,050 करोड़ रुपए के राइट्स इशू के लिए सेबी को दी अर्जी। मैनेजमेंट ने FY24 की दूसरी तिमाही तक राइट्स इशू पूरा होने का जताया भरोसा। महाराष्ट्र में महंगी हुई बिजली। महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने 17% तक दाम बढ़ाने को दी मंजूरी। FY24 में टाटा पावर और अदानी इलेक्ट्रिसिटी ने दाम बढ़ाए। जीएसटी कलेक्शन को लेकर अच्छी खबर। मार्च में कलेक्शन 13% बढ़कर 1,60,000 करोड़ के पार। जीएसटी कलेक्शन का दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा। IRDA ने 12 साल बाद पहली बार दिए नए लाइसेंस। एको लाइफ इंश्योरेंस और क्रेडिट एक्सेस लाइफ इंश्योरेंस को मिला लाइसेंस। आज से आरबीआई एमपीसी की बैठक। ब्याज दरों में 0.25% बढ़ोतरी का अनुमान। महंगाई और ग्रोथ को लेकर कमेंट्री पर रहेगी नजर। और आईएमडी ने गर्मी का पूर्वानुमान किया जारी। अप्रैल जून के बीच देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से ज्यादा रहेगा तापमान। जुलाई से सितंबर में एल नीनो का भी असर संभव।
ठीक है, तो आज मार्केट फिर से आपको 17,500 की तरफ है। हम पिछले 2-4 दिनों के यानी 2 ट्रेडिंग सेशन के अंदर ही कम से कम निफ्टी 450 पॉइंट चला है, 1200 पॉइंट बैंक निफ्टी चला है। वजह ग्लोबल मार्केट्स हैं। अजय गुड मॉर्निंग, प्रियंका गुड मॉर्निंग। अजय, ग्लोबल मार्केट्स के अंदर आप देखें ना, आप नेस्डेक का चार्ट जो हमने आपके लिए ड्रॉ किया, एक बार आप जरा वो सामने भी लेके आएंगे। वो एक ऐसे लेवल पे आ गया जहां पे रिकवरी भी इंजॉय करनी चाहिए लेकिन रेजिस्टेंस भी देखना चाहिए। वो मैं नेस्डेक का चार्ट आपके लिए लेके आऊंगा। एक बार जरा आप मेरे को ग्लोबल मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंपॉर्टेंट चीजें जरा गिनवाइए या बताइए जिससे इंडियन मार्केट्स का थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। डिब्बी, आपने जो बात बोली, नेस्डेक जो कि सारी फसाद की जड़ आप कह सकते हैं, क्योंकि ग्रोथ स्टॉक की सबसे ज्यादा पिटाई होती है जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं। वो सबसे ज्यादा रैली किया है पिछले क्वार्टर, मार्च क्वार्टर 7% नेस्डेक चला है, जबकि बाकी एसएनपी और डाउ 2% के आसपास चले हैं। अगर हम दिसंबर लोज से बात करें तो 20% नेस्डेक चल चुका है। ये वापस एक पिक्चर परफेक्ट एग्जाम्पल है कि मार्केट हमेशा आगे आने वाली चीजों का डिस्काउंटिंग मशीन है। जैसे बफेट साहब कहते हैं कि मार्केट जो है वो हमेशा फ्यूचर को आज डिस्काउंट करता है। इसीलिए नेस्डेक बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स बन गया दिसंबर से, अगर आप देखिए ग्लोबली, और लास्ट क्वार्टर भी। नाउ ये क्या एग्जैक्टली फैक्टर इन कर रहा है? इसका जवाब छुपा हुआ है डॉलर इंडेक्स 102.5, मतलब 103 के नीचे। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड यूएस की नरम। ये जो मनी मार्केट और करेंसी मार्केट नरम हो गए, वहां कोई परेशानी नहीं नजर आ रही है। नेस्डेक इसलिए चल रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं हाई ग्रोथ स्टॉक्स ये बात मान रहे हैं कि आगे आने वाले जो आंकड़े आएंगे, चाहे वो पीसीई के आंकड़े हो, चाहे वो इन्फ्लेशन के आंकड़े हो, उनकी रफ्तार थमेगी। इनफैक्ट यूएस में तो इस वीकेंड में एक इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस का भी डेटा आता है जो एक लीडिंग इंडिकेटर होता है। उसने भी यही दिखाया कि बाजार ये मान रहा है और फंड मैनेजर्स और दुनिया भर का इकोसिस्टम ये मान रहा है कि रफ्तार थमेगी। और पीसी का डेटा ऑलरेडी 0.4% के अनुमान के हिसाब से ग्रोथ 0.3% आई। तो इस वजह से यूएस मार्केट में, दुनिया भर में ये उम्मीद आ रही है कि कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस नीचे आ रही हैं, इसलिए बाजार रैली कर रहा है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, क्रूड ऑयल का प्राइस लेके आइए डायरेक्टर साहब। ये जो ओपेक ने एकदम अनएक्सपेक्टेड, किसी के अनुमान नहीं था, जो प्रोडक्शन कट किए, उसकी वजह से क्रूड में उछाल आया। हाँ, आप कह सकते हैं साहब कि 7.5-8% का उछाल आया था, अब 5.5 रह गया है, लेकिन क्रूड बॉयल कर रहा है और ये इन्फ्लेशन के पूरी एक्सपेक्टेशन को कहीं ना कहीं दबाव बना सकता है। बट मैं एक बार ये भी बताना चाहूंगा आपको कि अभी बहुत ही जल्दी, पहले प्रोडक्शन कट पे इस तरह का रिएक्शन जब रशिया ने प्रोडक्शन कट किए तो नहीं आया था। ये थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है कि ओपेक के प्रोडक्शन कट अनाउंसमेंट से ये इस तरह, और ये सस्टेन करता है या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि प्रोडक्शन कट जो है ना, यूजुअली स्ट्रेटेजी इसको मार्केट शेयर गेन करने का रास्ता देखते हैं जब ये बड़े ऑयल प्रोड्यूसर्स प्रोडक्शन कट करते हैं। दूसरा, ये मत भूलिए कि ग्लोबली डिमांड का हाल बहुत अच्छा नहीं है, बहुत सुधरा हुआ नहीं है, और नरम है ग्लोबल इकोनॉमी का हाल अभी। तो क्रूड कितना भाग जाएगा यहाँ से, ये देखने वाली बात है। लेकिन अभी हम जाएंगे अनुराग सिंह के बाद, जो हमेशा हमें समझाते हैं कि साहब बाकी डेटा मत देखिए, आप पीसीई के डेटा को देखिए। और आज पीसीई का डेटा नीचे आया, ये खुश होने की बात है, ये टेम्परेरी रिलीफ है। गुड मॉर्निंग अनुराग। पहले ये बताएं कि आपने कैसे रिएक्शन देखा पीसी का डेटा और मार्केट ने जैसे उसको रीड किया। सो अजय, गुड मॉर्निंग। एक तो मार्केट देखिए शुरू में तो थोड़ा मंदी से शुरू हुआ और फिर ड्यूरिंग द डे आई थिंक पता नहीं क्या रुख लिया मार्केट ने, और वही तेजी, नेस्डेक के स्टॉक्स की तेजी, और इवन बाकी सेक्टर में थोड़ा टर्न अराउंड हुआ, लेकिन इट्स नॉट एज सिग्निफिकेंट कंसिडरिंग जो कि नेस्डेक में, बिग टेक में हो रहा है। अजय, मुझे अजय ये थोड़ा सरप्राइजिंग लगता है। आई अंडरस्टैंड, इट्स ऑलवेज गुड टू अप्रिशिएट कि देखिए 0.3% मंथ ऑन मंथ का नंबर हुआ फॉर द मंथ ऑफ फेब ऑन पीसीई कोर इन्फ्लेशन, वेयरएज जैन में ये नंबर 0.5% पर था। तो ड्रॉप दिखता है। सो मच सो कि बाइडेन साहब ने भी आके कहा कि देखिए इन्फ्लेशन 60% कम हो गया। अब उन्होंने कौन सी परसेंटेज की जगलरी की, वो परसेंटेज उन्होंने कुछ सिखाया जो थोड़ा हम लोगों को कम समझ आता है। अजय, मैं आपको फेब 22 में ले जाना चाहता हूं। What was the inflation, core PC inflation in February of 2022? Exactly एक साल पहले। The number was exactly 0.3%. और जनवरी में करीब एक हायर नंबर था which was 0.6%, और फेब में 0.3% था। एक साल हो चुका है,
वही का वही इन्फ्लेशन नंबर है. एंड व्हेन वी लुक एट इन्फ्लेशन, इट इज द रेट एट विच द प्राइसेस आर राइजिंग. सो पिछले फेब में भी जिस रेट से प्राइस बढ़े थे, एक साल बाद अब भी उसी रेट से प्राइस बढ़ रहा है. अजय, मैं उसको कुछ इस तरह देखता हूं अजय, मुझे इन्फ्लेशन में नंबर्स में कोई ड्रॉप नहीं नजर आता है. दैट्स हाउ आई लुक एट इट अजय. फेयर पॉइंट. अब मुझे ये बताइए कि ये जो क्रूड ऑयल का 7.5-8% का सर्च था, अभी भी 5.5% बना हुआ है, और ये जो जियोपॉलिटिकल अनईजीनेस के सामने ओपेक ने आके प्रोडक्शन कट अनाउंस कर दिए, ये भी पूरा इन्फ्लेशन इक्वेशन को कहीं ना कहीं दबाव बनाने का काम कर सकता है. आपकी क्या राय है? हाँ, तो बिल्कुल देखिए, वर्ल्ड को अभी पिछले 6 महीने से समय मिल रहा था कि देखिए आप अदरवाइज बिकॉज एनर्जी इन्फ्लेशन इज डाउन, आप कोर इन्फ्लेशन को नीचे कर लीजिए बिकॉज एनर्जी कैन राइज अप एनी टाइम. एंड स्पेशली आई थिंक ओपेक, I mean, we can't say this, but usually they say, the attack your enemy when they're at the weakest. So इस समय यूरोप एंड यूएस इन्फ्लेशन से जूझ रहे हैं. This is the worst time to raise, cut the production and raise oil prices, or maybe trying to send some negotiating messages across. तो ये तो गलत समय है, क्योंकि इस समय आएगा तो फिर ऑफ कोर्स बाकी इन्फ्लेशन पे फर्क पड़ेगा. बट अजय, मैं ये कहूंगा, फिर भी मैं इसको थोड़ा इग्नोर करूंगा, I would say, because again central banks तो मानते ही हैं कि फूड एंड एनर्जी इन्फ्लेशन को आपको अलग हटा के कोर इन्फ्लेशन देखना है. तो when we are looking at जो हमने अभी इन्फ्लेशन की बात की, वो पीसीई का कोर इन्फ्लेशन की बात करी, वही फेड टारगेट कर रहा है और यूरोपियन सेंट्रल बैंक भी वही टारगेट कर रहा है. तो आई थिंक वी कैन इग्नोर दिस फॉर अ व्हाइल. आई मीन, पर्सन लाइक मी वांट्स टू इग्नोर इट फॉर अ व्हाइल एंड स्टिल फोकस दैट वो कोर इन्फ्लेशन नंबर नीचे आना चाहिए. And it needs a little bit of I think considering जितना फेड ने रेट हाइक किया है, वो उतना इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है. and then we just waiting when that comes out, right अजय. but at the same time अजय, हमारी बात पहले कई बार हो चुकी है, और ये मेरा कंसिस्टेंट मानना है कि ऑयल दिस डिकेड, दिस इज द डिकेड ऑफ ऑयल, एंड हम पोजीशंस बनाते हैं ऑयल में, और मैं कंसिस्टेंटली उसको बना के बैठा हूँ. एंड इट डजंट मैटर आज 2 साल बाद बढ़ता है, 4 साल बाद, बट इट विल गिव अ बम्पर रिटर्न, राइट. सो नेचुरल रिसोर्सेज पे तकरीबन सभी में क्राइसिस है, एंड देन द वर्ल्ड इज ट्राइंग टू गेट टू नेचुरल रिसोर्सेज. ऑयल इज द प्राइम अमंगस्ट देम. ऑलराइट, काफी नॉन कंसेंसस व्यू है. हाँ. क्योंकि लोग जो है ना, ज्यादातर डिमांड साइड से कमोडिटीज और इन सब चीजों को ट्रैक करते हैं. बहुत कम लोग जो हैं जो सप्लाई साइड से, अगर मान लीजिए डिमांड एक्स रेट से चेंज हो रही है, बट सप्लाई एक्स प्लस किसी और रेट से, ज्यादा रेट से कम गिरना शुरू हो जाए, तो भाव तो ऊपर ही जाएगा ना. ये बहुत जबरदस्त फॉर्मूला पिछले 2-3 साल में लोगों को समझ में आया कि सिर्फ डिमांड साइड नहीं देखना है भाई साहब, आपको सप्लाई साइड भी देखना है. तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने मार्क किया अनुराग. चलिए, बिल्कुल. थैंक्स अनुराग फॉर बीइंग विद अस टुडे और अपना व्यू शेयर करने के लिए. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. शुक्रिया. चलिए, तो ग्लोबल मार्केट्स को डिस्कस करने के बाद अब डोमेस्टिक मार्केट को भी डिस्कस करेंगे. एक बार क्विकली आज के 4 बड़े ट्रिगर्स को लेकर आते हैं जिन पर आपकी नजर होनी चाहिए. यूएस मार्केट्स को हमने डिस्कस किया कि वहां से तो आपको लगातार तेजी के संकेत मिल रहे हैं, और नैस्डैक में तो क्या दिसंबर लो से 19-20% तक का इजाफा मिला है, बढ़त दिखी है. लास्ट इस क्वार्टर में भी बात करें, इस हफ्ते में भी इनफैक्ट लगभग 5.5% का गेन मिला. लेकिन आज क्या करना चाहिए? एजेट निफ्टी इंडिकेट कर रहा है ऊपर की तरफ, क्या खुलते ही चेस करना चाहिए? बात करेंगे इस पर. क्रूड को भी हम ब्रीफली डिस्कस कर रहे थे. $80 के पास अब आपको क्रूड जाता हुआ दिखाई दे रहा है. तीसरा बड़ा ट्रिगर, आज ऑटो स्टॉक्स को कैसे ट्रेड करना चाहिए. ऑटो नंबर्स आए, और इनफैक्ट कमर्शियल व्हीकल नंबर्स तो आपको फिर से स्ट्रॉन्ग दिखे, और ये आरडी नॉर्म्स के प्राइस हाइक से पहले की एक अच्छी बाइंग दिखी. अंडरलाइन डिमांड स्ट्रॉन्ग थी, और साथ ही ये फैक्टर भी प्ले आउट हुआ. कई कंपनियों के पैसेंजर व्हीकल नंबर्स भी रिकॉर्ड लेवल्स पर है, इन पर भी डिस्कशन करेंगे. और चौथा बात होगी पिरामिल फार्मा के राइट्स इशू, इस पर आपको क्या करना चाहिए. तो आज के सारे दूसरे ट्रेड्स भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले डोमेस्टिक मार्केट को एक बार ब्रीफली टच बेस करते हैं. क्योंकि हमने ये देखा अजय, अब तो टीसीएस ने अपने रिजल्ट्स की भी, Q4 की भी डेट अनाउंस कर दिया. अब तो अर्निंग्स का एक बड़ा ट्रिगर आगे आने वाले समय में है, और बाजार के पास एक लल पीरियड बीच में था जब उसके पास इतने बड़े ट्रिगर्स नहीं थे और हम गिर रहे थे और एक रेंज में गिर रहे थे. लेकिन अब हम जब बढ़ रहे हैं तो क्या अब लगातार बढ़ेंगे? देखिए, ये बात तो सच है कि इंडियन मार्केट में एक जबरदस्त ब्रेकआउट आया है, जिसकी उम्मीद नहीं थी बाजार को. यानी बहुत शॉर्ट इन द सिस्टम था. उसके रीजंस क्या है? पहली बात तो हम अपनी अंडर परफॉर्मेंस वर्सेस द वर्ल्ड, अगर इंडिया वर्सेस निफ्टी वर्सेस डाउ या नैस्डैक का चार्ट हमारे पास रखा है तो हम दिखा सकते हैं. तो ये जो हम अपनी अंडर परफॉर्मेंस है, इसको रिवर्स करना हमने पिछले हफ्ते शुरू किया.
वहीं आपने देखा कि एफआईएस की सेलिंग में कमी आ रही है, और ये जो पीसीई के आंकड़े नरम हुए हैं और ग्लोबल मार्केट को इससे मदद मिली है, इसका फायदा इंडियन मार्केट को भी आज मिलेगा। एक तरफ एफआईएस की सेलिंग कम हो रही है, हम अंडर परफॉर्म कर चुके हैं वर्सेस द वर्ल्ड, अब हम रिवर्स कर रहे हैं उस अंडर परफॉर्मिंग को। एक नहीं 4 से 5 बड़े स्ट्रेटेजिस्ट ने पिछले एक हफ्ते में कहा है इंडियन के वैल्यूएशन एडजस्ट हो गए नीचे, ये खरीदने का समय है, तो हम फायदा उठा रहे हैं। दूसरी इसके अंदर शॉर्ट कवरिंग का भी है। 4 बैक टू बैक नेगेटिव एक्सपायरी सीरीज देखने के बाद अप्रैल की धमाकेदार फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस और शॉर्ट कवरिंग के साथ अप्रैल सीरीज की शुरुआत हुई है। अब आप देखिए यूएस मार्केट को लीड क्या कर रहा है, नैस्डैक। इंडियन मार्केट में 52 वीक लो पे क्या है, आईटी स्टॉक। क्या वो रिवर्स कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बैंक्स में ऑलरेडी ब्रेकआउट दिख रहा है, तो बैंक और आईटी के ट्विन इंजन अगर आ गए तो आपको यहां पे मदद मिलेगी। तो पुल बैक पे लॉन्ग का नजरिया बना के आप ट्रेड करें। ऑटो, आपने ऑटो के नंबर्स देखे, कुड़ी पड़वा को ले लीजिए, आप अदरवाइज ले लीजिए, उम्मीदें बहुत कम थी, लेकिन जितनी बड़ी कंपनियां हैं ऑटो की, अच्छे नंबर्स उनके आ रहे हैं मंथली सेल्स के, वहां से मदद मिल रही है, बैंक से मदद मिल रही है। रिलायंस जो 10% वेट है इंडेक्स का, वहां से मदद मिल रही है। बड़ा ब्रेकआउट आपने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बातचीत, लिस्टिंग की बातचीत पे हमने देखा। तो बाजार में पुलबैक्स में आप लेने का नजरिया बनानिए। अभी मीडियम टर्म में बाजार का साथ लॉन्ग्स दे रहे हैं। दूसरी बात, क्वालिटी मिड कैप में जहां पे नंबर्स अच्छे आए, वैल्यूएशन घट गए, 10-10, 12-12% के आपको वॉल्यूम बैक्ड ब्रेकआउट दिखे पिछले हफ्ते। तो कहीं ना कहीं मीडियम टर्म में आपको रेंज जो खेलनी चाहिए 17,300-400 का नीचे की तरफ, ऊपर 17,600 अटेम्प्ट करेगा। आज खुलेंगे ही हम 17,500 है, बट आपका अगर आप लॉन्ग होल्ड कर रहे हैं तो थोड़ा होल्ड करिए स्टॉप लॉस के साथ, चेज मत करिए गैप अप को। पुल बैक आए उसके बाद आप पोजीशन बनाए। बैंक निफ्टी में भी देखिए प्राइवेट बैंक लेड है ये, एक्सिस, आईसीआईसीआई वगैरह। लेकिन ये जो क्रूड का जो रैली आया है, ये कितना दबाव बन सकता है, आरबीआई की पॉलिसी भी आएगी इस हफ्ते, ये किशोर नारने हमें बताएंगे। किशोर, गुड मॉर्निंग। ये इतनी जोर की जो अपमूव आई क्रूड में, आपके हिसाब से कितनी इंपॉर्टेंट है, ये क्या सस्टेन कर सकती है? गुड मॉर्निंग। आई थिंक बिल्कुल सस्टेन कर सकता है। यहाँ पे काफी समय से प्रोडक्शन साइड एडजस्टमेंट का वेट कर रहे थे, और बिकॉज मार्केट में जो डिमांड है वो कमजोर है, और कहीं ना कहीं ओपेक ने अभी तक रेसिस्ट किया है कि प्रोडक्शन कट करने के लिए, स्पेशली बिकॉज ऑफ द वॉर एंड ऑल, की दे डोंट वांट टू बी द रीजन फॉर इन्फ्लेशन। नंबर 2, एक्चुअली चाइना ओपन होने के बाद थोड़ा बहुत डिमांड रिवाइव हुआ था, बट वो सस्टेनेबल नहीं दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से प्रोडक्शन कट एक्सपेक्टेड था, बट आई थिंक सरप्राइज इज द क्वांटिटी। नॉर्मली इतना बड़ा प्रोडक्शन कट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। 1.6 मिलियन बैरल्स काफी बड़ा है। मेरा मानना है कि आई थिंक शॉर्ट टू मीडियम टर्म में हम क्रूड में बॉटम आउट हो चुका है। आज आई थिंक प्रॉब्ली 5-6% ऊपर खुलेगा, जो गैप अप ओपनिंग खुलेगा इंडिया में। हालांकि अगर रुपी स्टेबल रखा तो प्रॉब्ली अराउंड 5.5% के आसपास का ऊपर खुलना चाहिए। बट फंडामेंटली स्पीकिंग क्रूड के लिए मीडियम टर्म, मतलब 3 से 6 महीने का बॉटम के नजदीक वो तो बन चुका है, और अपसाइड में प्रॉब्ली आपको 81.5, 82 तक अपसाइड है। सो जगह है अपसाइड जाने के लिए। ऑलराइट किशोर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ये समझाने के लिए कि ये जो मामला पलटा है, ये क्रूड ऑयल में तेजी बनी रह सकती है। आपका ये व्यू है कि चांसेस है कि मीडियम टर्म में बनी रह सकती है, क्योंकि सप्लाई एडजस्टमेंट ड्यू था काफी समय से। बहुत बहुत शुक्रिया किशोर सुबह सुबह बात करने के लिए। निकुंज भी हमारे साथ स्टूडियोज में आ चुके हैं। निकुंज, 17,500 में बैठे हुए हम। जी हाँ, मतलब किसी ने पिछले 4-5 दिन में उम्मीद नहीं, क्योंकि हम 450 पॉइंट लेने का समय आ गया है। शायद अगर आपको याद हमारे है तो व्यूअर्स हमने को बोला फायदा था हुआ कि मैंने बोला था स्टिक माय नेक आउट एंड से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल हो। देखिए, आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और मोमेंटम ही मैप कर सकते हैं। मार्केट का डायरेक्शन आपके हाथ में नहीं है, पर मार्केट के डायरेक्शन को क्या ऊपर नीचे फैक्टर्स इम्पैक्ट करते हैं, अगर आप वो समझ जाए तो आप डायरेक्शन प्रेडिक्ट कर सकते हैं। किसी ने नहीं सोचा था ओपेक आकर के दाम काटेगा, प्रोडक्शन काटेगा, किसी को नहीं पता था। तो मुझे लगता है कि ओपेक की न्यूज़ के बावजूद भी मार्केट के अंदर जो सबसे बड़ी कंसर्न है वह है इस समय इन्फ्लेशन। अगर ओपेक आके दाम काट रहा है तो इसका मतलब है उनको डिमांड कम लग रही है। वन सेकेंड, वो डेस्परेट हो चुके हैं क्योंकि रशिया का जो ऑयल है वो इंडिया ले रहा है। तीसरा, अपना मार्केट शेयर वो बचाना चाहता है। चौथा, हम बात कर रहे थे शो से पहले, मिडिल ईस्ट से नया ऑयल का सप्लाई आ रहा है। करेक्ट, नई सप्लाई नॉन ओपेक से, डिमांड कम हो रही है,
और रशिया इज गेनिंग मार्केट शेयर। तो कुल मिलाकर के इस समय मुझे जो लग रहा है कि आप एक डेस्परेट हो चुके हैं ऑयल को प्रोटेक्ट करने के लिए, और क्योंकि ये डिमांड रिलेटेड और सप्लाई रिलेटेड कंसर्न नहीं है तो सप्लाई डिस्ट्रप्टिव, देखिए ऑयल का दाम क्यों बढ़ता है, रशिया उसका वॉर हो गया, वो सप्लाई कंस्ट्रेंट्स आ गई थी। आप इस समय ऑयल हटा रहे हैं। एक साल पहले ओपेक ने कहा था जी हमारे पास ऑयल बढ़ाने की कैपेसिटी नहीं है, तो अब जो पूरा का पूरा चक्र है उल्टा घूम रहा है, और अगर क्रूड की डिमांड नीचे आ रही है अजय, और भी चीजें नीचे आएंगी, गारंटेड है। इनफैक्ट निकुंज, मैं एक फॉलोअप आपसे पूछना चाहूंगा कि ये बता रहा अपने व्यूअर्स को याद दिलाने के लिए, क्योंकि एमपीसी का हफ्ता है और आरबीआई पॉलिसी भी आने वाली है, कि आरबीआई ने $95 की अपना कैलकुलेशन बना रखा है, अभी हम 79 पे ही है, तो अभी इतना चिंता की विषय है क्या इंडिया के लिए? देखिए क्रूड बढ़ा है मगर कहाँ रुकेगा वो भी समझते हैं पहले तो, और एक दिन के उछाल का मतलब नहीं है कि परमानेंट क्रूड के अंदर जो हमने मंदी देखने को मिली थी वह चेंज हो रही है। अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इन एनी कमोडिटी, इन एनीथिंग, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड कम हो रही है, सप्लाई जो कम होने वाली थी रशिया की वजह से कम नहीं हुई, तो क्या है सप्लाई कंस्ट्रेंट की वजह से जो डिमांड के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है क्या वो कंट्रोल हो जाएगा? मुझे नहीं लगता है, बिकॉज जब कॉन्ट्रैक्शन दुनिया में होता है तो वो हमेशा उम्मीद से ज़्यादा होता है। तो मुझे लगता है कि हाँ शॉर्ट टर्म के अंदर जो हम बात कर रहे हैं कि क्रूड का इम्पैक्ट आएगा, ठीक है आएगा, मगर जब क्रूड गिरा था तो कौन सा मार्केट ऊपर जोर से भाग गए थे? $85 का क्रूड जब $80 के आसपास जब आया था, 77, 78 हो गया था, तो कौन सा निफ्टी के अंदर हमने 5% तेजी देखी थी, तो काहे की 5% की गिरावट की बात कर रहे हैं। ऑलराइट, तो निकुंज लेकिन ऐसे में फिर सेक्टर्स और कौन से हैं जो तेजी दिखा सकते हैं? आप अगर पिछले साल का FY23 का जो FIs का डेटा देखें उसमें सबसे ज्यादा उन्होंने IT बेचा, बैंक्स बेचे। अब अगर नैस्डैक जिस तरह का रिबाउंस दिखा रहे हैं, वहाँ IT स्टॉक्स में इतनी अच्छी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आ रही हैं, आप खैर बोल भी रहे थे टेक्नोलॉजी IT इस पर, लेकिन अब बड़े सेक्टर्स कौन से हैं जो तेजी दिखा सकते हैं? बैंक्स ही लगते हैं प्रियंका, मतलब मेरे को मानना है कि आउट परफॉर्मेंस बैंक्स में ही आएगा। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन की अगर आप बात सुने तो वो बात कर रहे हैं 14 से 16% की क्रेडिट ग्रोथ की, और 17% 18% क्रेडिट ग्रोथ उन्होंने अनाउंस करी है। उनकी उस साइज ऑफ बैलेंस शीट में अगर वो 15-16% क्रेडिट ग्रोथ की बात करते हैं तो आप सोचिए कितना बड़ा एक ग्रोथ का उन्हें मोमेंटम दिख रहा है। तो मुझे लगता है बैंक्स में ही तेजी सबसे ज्यादा इस समय दिखती है। सॉरी, आपको थोड़ी सर्दी लग रही है? जी हाँ, जस्ट हैविंग अ बैड मॉर्निंग, सर्दी है, पैर में चोट है, तो वीकेंड इतना बढ़िया नहीं गया है। ठीक है निकुंज सर, गुड मॉर्निंग। सर्दी और गर्मी से जुड़ा हुआ सवाल है, थोड़ी सर्दी आपको दिख रही है, बट सर IMD ने कहा है कि गर्मी बढ़ जाएगी एकाएक, और ये अप्रैल और मई के महीने में एकदम से स्पीड से गर्मी बढ़ेगी, नॉर्मल से थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। सर गर्मी वाले शेयर फिर से चलने लगेंगे, गर्म हो जाएंगे? अरे भैया दिल्ली में गर्मी बढ़ेगी ना, पहले आप दिल्ली क्यों चले गए? बॉम्बे रुकना चाहिए था, बढ़िया AC है यहाँ पे, टेम्परेचर बढ़िया है 27 डिग्री तक, कल आप क्यों चले गए वापस? नहीं सर, गर्मी और सर्दी दोनों एंजॉय करनी चाहिए ना, इसलिए सर। तो आपने प्रश्न का जवाब भी दे दिया, गर्मी एंजॉय करनी चाहिए। गर्मी जी आएगी, और देखिए लेकिन यहाँ की प्रेडिक्शन की बात है फरवरी के अंदर। अच्छी बात क्या हुई मैं आपको बता देता हूँ। अच्छी बात ये हुई है कि फरवरी बहुत गर्म था और सबको लगा कि मार्च एकदम गर्म रहेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। बूंदाबांदी हुई, छीटाछाटी हुई दिल्ली के अंदर। मेरा परिवार है तो मैं जब बात करता रहता हूँ, मुझे वो बताते हैं कि पिछले एक हफ्ते से हर सुबह हर शाम को दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है। तो जाहिर है IMD उसी बात को दोहरा रहा है कि जो अप्रैल के अंदर गर्मी आएगी इस साल ज्यादा रहेगी। मगर डिम्पी, हर साल अप्रैल में इस समय गर्मी ज्यादा आती है। हर साल मार्केट के अंदर हम देखते हैं, हर साल हम देखते हैं कि जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर का जो पैटर्न है बढ़ रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि गर्मी को लेकर के मार्केट के अंदर इस समय कोई चिंता का माहौल बनना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जब भी कोई चीज हटके होती है ना डिम्पी, उस पर हमेशा नजर रखना चाहिए। फरवरी की जो गर्मी थी हटके थी, मार्च में जो गर्मी होने वाली थी हटके थी, मगर अप्रैल मई जून जो भैया गर्मी के महीने होते हैं, मुझे नहीं लगता है कि उनके अंदर अगर टेम्परेचर गोज टू 42 डिग्रीज एंड 43 डिग्रीज इवन 45 डिग्रीज बाय अप्रैल एंड इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, दैट विल वरी द मार्केट, बिकॉज हमने पहले देखा है। जी ऑलराइट निकुंज, बहुत बहुत शुक्रिया इस एनालिसिस के लिए। आगे बढ़ते हैं और लेवल्स की बात करते हैं। ट्रेड क्या बैठाना चाहिए, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशंस, क्या माहौल बन रहा है? हमारे साथ वैशाली जुड़ रही हैं और हमारे साथ संतोष भी हैं। प्रशांत सावंत है, इनफैक्ट प्रशांत आज सुबह आ गए हमारे पास, वेरी गुड। प्रशांत, वैशाली, गुड मॉर्निंग। वैशाली, शुरुआत तो आप ही से करेंगे, लेडीज फर्स्ट। बाजार में क्या ट्रेड लेना चाहिए अभी, और अगर लॉन्ग पोजीशन लेके बैठे हैं फ्राइडे से तो किस लेवल तक स्टॉप लॉसेस लगाने चाहिए? Very good morning all of you. So yes, uptrend has begun.
सो नियर टर्म एक्चुअली बाइंग के मौके तो मिल ही चुके थे लास्ट वीक, और अब हम देखेंगे कि 17,450 पे एक नियर टर्म रेजिस्टेंस आएगा, वहां पे हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग, बिकॉज एक वन वे रन अप आया है। सो 450 में नीचे सपोर्ट आएगा वापस, 250 का एक सपोर्ट आएगा, वहां पे एक नया बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा टू सी द नेक्स्ट राउंड ऑफ मोमेंटम। उसी अनुसार बैंक निफ्टी ऑल्सो 40,800 41,000 के पास रेजिस्टेंस है, सो वहां पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। वेट फॉर अ डिप टू बाय फॉर अगेन हायर टारगेट्स ऑफ 41,500। ओके ठीक है, आप भी कह रहे हैं कि 41,000 तक आ जाएगा और आप कह रहे हैं कि 17,450 तक निफ्टी आ सकती है। प्रशांत, पहले तो आपका भी शुक्रिया समय देने के लिए। ये लॉट साइज भी चेंज किए हैं सर, इसका ऑब्जेक्टिव तो यही लग रहा है कि जो थोड़ी रिस्क है मार्केट के अंदर, वॉलिटिलिटी है, रिटेलर को उससे बचाया जाए लॉट साइज कम करके। बैंक निफ्टी अभी भी चलेगा सर उसी गति से? ये 25 से 15 होने पर कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ेगा? जी डिम्पी जी, पहले हम 40 पे थे, अगर आपको याद है। सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग एंड सभी दर्शकों को नमस्कार। तो पहले हम 40 पे थे बैंक निफ्टी की जहां तक बात है, और वहां से हम अभी 15 की तरफ जा रहे हैं। डेफिनेटली लिक्विडिटी बढ़ेगी मार्केट में, जहां तक पार्टिसिपेशन की बात है, पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, बट मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि इन द लॉन्ग रन कोई बड़ा इम्पैक्ट आएगा। ये सारे जो न्यूज फ्लो होते हैं ये इनिशियली थोड़ा बहुत हो जाते हैं, बट ये ओवरऑल एक लॉन्ग टर्म में एक्सेप्ट हो जाते हैं, और जो भी हो ट्रेडिंग और पार्टिसिपेशन अगर आप देखें तो बढ़ते ही जाता है। तो मुझे लगता नहीं इससे कोई बड़ा इम्पैक्ट इन द लॉन्ग रन होने वाला है। ऑलराइट, ठीक है। सो एफएनओ में भी काफ़ी सारा एक्शन, इनफैक्ट हमारे दोनों एक्सपर्ट्स बने हुए हैं, उनसे समझेंगे भी कि कहाँ लॉन्ग्स आपको दिख रहे हैं। लेकिन क्योंकि बड़ी इंट्रैक्शंस हम लगातार अपने व्यूअर्स के लिए लेकर आते हैं, और इसी कड़ी में एचडीएफसी बैंक के पूर्व चेयरमैन आदित्य पुरी से भी खास बातचीत अजय ने की है। एक खास मौका था, उनकी पत्नी अनीता पुरी ने आदित्य नाम से एक किताब लॉन्च की है। किताब को लेकर क्या कुछ उन्होंने बातें की, और साथ ही दूसरी और बातें भी आप तक लेकर आएंगे। एक पहले छोटी सी झलक दिखाते हैं इस इंटरव्यू की। सब आप लोग जैसे हैं, ये देख टाई वाई सूट पहन के बैठे हैं, तो वो तो कॉलोनियल, असली इंडिया तो वही लोकल। स्पेसिफिक रिकमेंडेशन भी समझ लेते हैं कि आज एक्सपर्ट्स बेट कहाँ कर रहे हैं। विशाली, कहाँ होगी आज की बेट? अगर एक बार के लिए तो खैर निफ्टी पर भी बात की जा रही है कि शायद 17,500 पे एक रेजिस्टेंस होगा, लेकिन हम खुली इतने बड़े गैप के साथ रहे हैं। आप कहाँ पर आज नजर होगी आपकी? क्या स्पेसिफिक रिकमेंडेशन होगी? बैंक्स होंगे, ऑटो नंबर्स के चलते क्या ऑटो स्टॉक्स होंगे रडार पर? तो ऑलरेडी उसमें बाइंग आ चुकी है एंड द व्यू रिमेन्स पॉजिटिव, बट नई बाइंग अपॉर्चुनिटी एक तो मैं फाइनेंशियल सेक्टर में देखूंगी, दैट इज बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, बिकॉज ये सेक्टर ऑन द होल नीड्स टू बक अप एंड इसमें साइंस ऑफ रिवर्सल दिख रहे हैं। बट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मैंने बनाई है, एक तो दीपक नाइट्राइट लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद एक अटेम्प्ट कर रहा है निकलने का, एंड वॉल्यूम भी पिकअप हो रहा है। सो दीपक नाइट्राइट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनेगी 1820 के स्टॉप लॉस के साथ फॉर अ टारगेट ऑफ 1880, और दूसरा है आरवीएनएल, उसमें भी वॉल्यूम और ब्रेकआउट आने की पॉसिबिलिटी है, सो इट्स अ कंडीशनल बाय। बट वेल आरवीएनएल 70 के ऊपर एक ब्रेकआउट बना रहता है, सो 63 के स्टॉप लॉस के साथ ये 75 के टारगेट के लिए ये दो ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज है। बट अगर पोजिशनल बाय करना है तो आई थिंक इट्स टाइम टू गेट इनटू बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व। ओह ठीक है। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, रेल विकास निगम में कुछ एक पर्टिकुलर स्टॉक्स हैं जिस पे आप ध्यान रख सकते हैं, और उसमें विशाली कह रहे हैं कि एक बार दीपक नाइट्रेट को भी जोड़ा जा सकता है 1880 के टारगेट के लिए। प्रशांत, आपके ट्रेड क्या है आज के? जी डिम्पी जी, दो स्टॉक्स मेरे रडार पे, एक होगा सिप्ला, यहाँ पे मुझे एक अच्छा स्क्वीज दिख रहा है और अच्छा वॉल्यूम भी दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं खरीदना चाहूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 880 स्पॉट क्लोजिंग बेसिस, और जो 880 जो टारगेट होगा वो 940 940 का होगा। और नेक्स्ट पिक जो मेरा होगा, एक ऐसा स्टॉक जो नॉर्मली रडार में नहीं होता, टाटा कम्युनिकेशंस, इसको मैं कंडीशनल बाय जस्ट क्लोजिंग के ऊपर 1255 के ऊपर स्पॉट में बाय करना चाहूंगा। स्टॉप लॉस रखूंगा 1220 1220, टारगेट मेरा होगा 1310 का। तो ये दोनों मेरे पिक्स होंगे। ठीक है, तो टाटा कम्युनिकेशन और साथ ही सिप्ला। टाटा कम्युनिकेशन अच्छी मूव दिखा भी रहा है, लगातार आप देखें इस स्टॉक ने मूव दिखाई, और अब आप 1310 तक की बात करें, और सिप्ला भी सर्च पे है ही। ठीक है, दोनों ट्रेंड के साथ चलने वाले स्टॉक्स आपने लिए, इनमें मूव एक्सपेक्ट करनी चाहिए। लेकिन आज 3 बड़े स्टॉक्स क्या हैं? त्रिमूर्ति शेयर लेकर शरद हमारे साथ बने, आइए उनसे समझते हैं। पहले शरद, ओवर टू यू।
जी बिल्कुल, अब जो है चौथे तिमाही की अपडेट्स आने लगी हैं। बैंकिंग स्पेस में सबसे पहले आता है सीएसबी बैंक। यहाँ पे देखा जाए तो ऑपरेशनल नंबर्स अच्छे देखने मिले हैं, क्योंकि एडवांसेस और डिपॉजिट्स दोनों में स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ आई है। हालांकि अगर कर्नाटक बैंक के बारे में बात करें तो यहाँ पे थोड़ी वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले, ऑपरेशनली सिंगल डिजिट ग्रोथ आई हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो दूसरा ग्रुप ऑफ स्टॉक्स फोकस में रहेगा आपके टाटा पावर और अदानी पावर जैसे स्टॉक्स, क्योंकि महाराष्ट्र में जो है इलेक्ट्रिसिटी की जो है टैरिफ हाइक हो रही है। लगभग 5 से लेकर 10% तक की बढ़ोतरी अप्रैल 1 से देखने मिलेगी, और अगले साल को जोड़े तो ये जो है 20% तक आंकड़ा जा सकता है। ऑफकोर्स ये शॉर्टफॉल हुई है कोविड-19 के रेवेन्यूज़ के कारण, तो इसके कारण जो है यहाँ पे टैरिफ हाइक्स देखने मिल रही है। अदानी इलेक्ट्रिसिटी जो है रेसिडेंशियल यूजर्स को लगभग 5% एक्स्ट्रा हाइक देखने मिल सकता है FY24 के लिए, और वहीं टाटा पावर जो है लगभग 10% चार्ज कर सकती है इस वित्त साल में। इसके अलावा तीसरा स्टॉक फोकस में रहेगा APL अपोलो ट्यूब्स, और यहाँ पे चौथे तिमाही और वित्त साल 2023 के जो आंकड़े आए हैं वो रिकॉर्ड नंबर्स पे आए हैं। अगर क्वार्टरली बात करें तो लगभग आप कह सकते हैं 18% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने मिला है सेल्स वॉल्यूम में, और वही अगर वित्त साल 2023 के बारे में बात करें तो यहाँ पे 30% का इजाफा आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं वैशाली और प्रशांत दोनों से एक बात कहना चाहूँगा। वैशाली, मैं आपका गजब, आपने जो स्टॉक चुना है आज बजाज फाइनेंस, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बजाज फाइनेंस हाई ग्रोथ कंपनी है और हाई वैल्यूएशन भी थे। आपके टेक्निकल्स में मैं अपने 1-2 पॉइंट जोड़ना चाहूँगा, और ये हाई वैल्यूएशन कंपनीज की ज़बरदस्त पिटाई हुई है क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे थे। तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो जो दिखती है कंपनी महंगी कंपनी, हाई ग्रोथ हाई वैल्यूएशन कंपनी की पिटाई होती है। हमने देखा नैस्डैक की पिटाई हुई, टेस्ला की पिटाई हुई थी। लेकिन जैसे ही बाजार ये बात मानने लगेगा कि इंटरेस्ट रेट्स पीक आउट हो रहे हैं, इन्फ्लेशन पीक आउट हो रहे हैं, हाई ग्रोथ स्टॉक्स और हाई वैल्यूएशन स्टॉक में रफ्तार आ सकती है, और उसमें बजाज फाइनेंस टॉप का नाम है। 27% ग्रोथ उस बेस पे करता है। ये 30% करता था, 27 हो गया, बाजार ने पनिश कर दिया। टॉप से 6,500 वाला आपको 5600 में मिल रहा है। और दूसरा, NBFC एज अ पॉकेट सबसे बड़ी बेनिफिशियरी है जब रेट कट शुरू होते हैं या पॉज आते हैं। बैंक्स बढ़ते में तेज होते हैं और NBFCs, तो ये इसमें फंडामेंटल्स, ओनरशिप कम हो गई है, फ्रॉथ निकल चुका है। टेक्निकली आज आपने ये मार्क किया है, ये स्टॉक में जरूर ध्यान रखूंगा। इवन टीकॉम बाजार में कोई बात नहीं कर रहा है प्रशांत, और ये बाजार का इतना पसंदीदा स्टॉक हुआ करता था, अभी भी 4 महीने से एक ही भाव में बैठा हुआ है 1200। अब आपको दिख रहा है कि इसमें तेजी आ सकती है, ये एक देखने वाली बात है। नवंबर दिसंबर के भाव में मिल रहा है, तो ये मार्क करना जरूरी है गाइज। बहुत डिफरेंशिएटेड कॉल्स दिए हैं ये दोनों आज हमारे पैनलिस्ट हैं। अब हमारे साथ अविनाश गोरक्षकार भी जुड़ रहे हैं। अविनाश जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ये जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है हल्के से आया और बाजार को बड़ा एक्साइट कर दिया, और स्टॉक 4.5%, याद नहीं आ रहा मुझे कब रिलायंस 4.5% हुआ था। थोड़ा या तो टूट गया, ओनरशिप कम हो गई है, 6 ईयर लो पे है FI। लेकिन ये जो खबर आई जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की, अब लोग बात कर रहे हैं नोवामा कह रहा है कि 100 रुपये का वैल्यू है, जेफरीज बोल रहा है कि 125 रुपये से लेके 200 रुपये तक वैल्यू हो सकती है। आपने कुछ काम किया है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, या स्टॉक जो रिलायंस एकदम एक्साइटेड हो गया इस खबर पे? नहीं, बिल्कुल। देखिए अजय, मुझे लग रहा है कि रिलायंस का जो नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ है वो फाइनेंशियल सर्विसेज से आएगा, और ये कंपनी सारे जो NBFCs की पोजीशनिंग है वो थोड़ी सी चैलेंज करेगा। आप थोड़ी समय पहले बजाज फाइनेंस की बात कर रहे थे, तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में बजाज फाइनेंस के लिए बहुत ही रगड कॉम्पिटिटर मार्केट में आने वाला है, और जियो कोशिश करेगा कि हर वर्टिकल में वो एंटर करने की कोशिश करेगा। इनके लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि जियो के जो कस्टमर्स है वो तो पहले इनके कैप्टिव ऑडियंस है, उसके बाद वो आगे इस कैप्टिव ऑडियंस से भी बढ़ेंगे। तो ओवरऑल जो ग्रोथ मोमेंटम और ग्रोथ पोटेंशियल है अजय, मुझे लग रहा है कि अगले 2 साल में हो सकता है कि ये 2nd नंबर या 3रा नंबर फाइनेंशियल स्पेस में NBFC में रिकॉर्ड करे, और इनके पास कोई फंडिंग की प्रॉब्लम नहीं है। और जिस प्रकार से एग्रेसिवली ये मार्केट में उतरेंगे, मेरे ख्याल से देखिए पहले तो रिलायंस के शेयर होल्डर्स को वैल्यू अनलॉक हो गई, क्योंकि उनको 1:1 के शेयर में ये फ्री शेयर्स मिल रहे हैं, और लिस्टिंग होने के बाद वैल्यू अनलॉकिंग जरूर होगी। अभी ये कहना मुश्किल है कि 75 रुपया होगा या 100 रुपया होगा, बट एक बात तो क्लियर है कि इस बिजनेस में ग्रोथ बहुत ही शानदार होने की अपेक्षा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से रिलायंस के शेयर होल्डर्स के लिए फायदा ही है। डेफिनेटली यहाँ पे आपको 3-4% का जो मूव आपने देखा है वो इस बात का एक प्रूफ है कि मार्केट्स इस बिजनेस पे बहुत पॉजिटिव है,
और एक्सपेक्ट कर रही है कि FY25 और 26 विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग ईयर्स, और यहाँ से डेफिनेटली थोड़ा सा EPS एक्रीशन रिलायंस को मिले। ये साल एक बेस ईयर के तौर पर हो सकता है और आगे आपको तेजी देखने को मिल सकती है रिलायंस में। ठीक है अविनाश, इंटरेस्टिंग, आपके साथ चर्चा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन इस बीच हमारे साथ स्टूडियो में कुणाल बोथरा भी बने हैं, उनसे भी समझते हैं। कुणाल, गुड मॉर्निंग। लगातार क्लियर लॉन्ग ट्रेड्स दिख रहे हैं, चेस करेंगे आप खुलते ही? तो चेंज नहीं करेंगे, बट आई थिंक हमने फ्राइडेज को काफ़ी अच्छी पोजीशन बना दी थी इंडेक्स फ्यूचर्स के हिसाब से, बिकॉज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मोमेंटम सस्टेन भी नहीं होगा बट ग्रो बहुत ज़्यादा होगा। ये फिनोमिना हम देख रहे हैं लास्ट 2-3 एक्सपायरी में कि स्टार्ट ऑफ अ फ्रेश कैलेंडर मंथ एक नई तेजी या नई रिजुविनेटिंग रैली आती है इंडेक्स में। कभी जो रैली होती है वो 400-500 पॉइंट की हो जाती है, कभी कुछ रैली जो होती है जो हमने मार्च में भी देखी थी वो करीबन 800 पॉइंट की एक रैली थी निफ्टी में। तो डिफिकल्ट है कहना कि ये वाली रैली कितनी सस्टेन करेगी, या हो सकता है कि ये एक इंडिकेशन है कि पेन शायद सिस्टम से आउट हो चुका और एक नया ट्रेंड उभर के आ रहा है। बट बेटर होता है कि उसको राइड किया जाए इनिशियल स्टेजेस पे। तो हमने लॉन्ग पोजीशंस ऑलरेडी बना दी थी। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद थोड़ा फ्लैटिश डे हो सकता है, एक शॉर्टन वीक ऑलरेडी है मार्केट्स के लिए, तो हो सकता है कि पोजीशंस थोड़ी सी शायद लाइट हो सकती है इंडेक्स में। बट मोर इंपॉर्टेंटली जो फ्राइडे का डेटा पॉइंट था वो इंडिकेट कर रहा था कि बोथ निफ्टी फ्यूचर्स और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में एक हल्की सी शॉर्ट कवरिंग हुई थी, तो 4% और 2% रिस्पेक्टिवली की ओपन इंटरेस्ट ड्रॉप हुई थी दोनों इंडाइसेस में। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि शॉर्ट्स अभी भी सिस्टम में है, और जब तक शॉर्ट सिस्टम में रहेंगे आई थिंक वो रैलीज जो है वो सस्टेन हो सकती है इंडेक्स में। ओके, तो ऐसे में स्टॉक्स कौन से होंगे जिस पे बेट कर रहे हैं आप? तो 2 लार्ज कैप स्टॉक्स में प्रेफर करूंगा। पहला ITC पे रहेगा बाय, स्ट्रॉन्ग इन चार्ट पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है, वापस से स्टॉक कंसोलिडेट कर चुका था, 365 के आसपास का एक बेस बना चुका है, तो 375 का स्टॉप लॉस रख के ITC पे लॉन्ग कर सकते हैं, 400 का टारगेट। और अल्ट्राटेक सीमेंट भी एक ऐसा चार्ट है जो काफ़ी कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग बनता हुआ नजर आ रहा है, अपने 52 वीक हाई पे ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। सजेस्ट करूंगा बाय के लिए 7880 का टारगेट, स्टॉप लॉस 7475। ओके ठीक है, तो इसमें सीमेंट कंपनीज भी शामिल है। सीमेंट कंपनीज का रोल ओवर काफ़ी अच्छा गया और ये बात बिल्कुल ठीक है कि 2 दिन से शॉर्ट कवरिंग मार्केट के अंदर काफ़ी तेज़ी से हुई है। ध्यान रखा जाए 17,450-500 से रेजिस्टेंस शुरू होगा और बैंक निफ्टी का 41,000 रेजिस्टेंस सामने खड़ा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, जरा ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स भी आपके सामने रखते हैं। उमाक्षी, गुड मॉर्निंग, बताएं रिपोर्ट्स आप। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ गैस स्टॉक्स के साथ। सिटी की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इनका कहना है कि गवर्नमेंट ने प्राइसेस को लार्जली अनचेंज रखा है $8.6 पर MMBTU के लिए। इसके अलावा उनका कहना है कि कंटिन्यू डीले एक नियर टर्म ओवरहैंग क्रिएट कर सकता है CGD स्टॉक्स के लिए। गेल इनकी टॉप पिक है गैस सेक्टर में और उनका कहना है कि गवर्नमेंट का स्टांस CGD सेक्टर की तरफ अभी भी फेवरेबल नज़र आ रहा है और इसी के चलते उन्होंने MGL और IGL को प्रेफर किया है CGD स्पेस में। साइडस लाइफ साइंसेज अगला स्टॉक है हमारे रेडार पर। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि जेनेरिक ट्रोकेंडी लॉन्च की जो ट्रैजेक्टरी है वो काफ़ी अच्छी जा रही है। कोर बिजनेस और नीश US अपॉर्चुनिटीज़ के चलते अर्निंग्स मोमेंटम भी अच्छा रह सकता है और नए अप्रूवल्स भी नजर आ सकते हैं साइडस के लिए और इसी के चलते ओवरवेट की राय बरकरार रखी है। मॉर्गन स्टैनली ने साइडस लाइफ पर लक्ष्य दिया है 513 प्रति शेयर का। BL भी हमारे रेडार पर है। CLSA की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इनका कहना है कि MII के ऑर्डर फ्लोज काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं और BL के पास लार्जेस्ट चंक है। कंपनी ने रिकॉर्ड टर्नओवर रजिस्टर किया है FY23 में और इन सारे पॉजिटिव फैक्टर्स के चलते उन्होंने अपना टारगेट प्राइस बढ़ाया है, 105 से 115 कर दिया है और खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। और आखिर में हम फोकस करेंगे PB फिनटेक पर। CLSA का मानना है कि बेस प्लेटफॉर्म बिजनेस के लिए आस्किंग रेट थोड़ा हाई है। नए इनिशिएटिव्स अभी के लिए गेम चेंजर नहीं रह सकते और इन फैक्टर्स के चलते उन्होंने अपनी राय को डाउनग्रेड किया है। बाय की रेटिंग से आउट परफॉर्म की रेटिंग पर उन्होंने डाउनग्रेड किया है और लक्ष्य दिया है 710 प्रति शेयर का। सारे शेयर्स बहुत इंटरेस्टिंग है। BL टॉप गेनर था, उस पर रिपोर्ट आ गई। अब PB फिनटेक अच्छा चलने वाला, उस पर रिपोर्ट आ गई। इसके अलावा MGL IGL आपको पता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज इनके हक में है, वही रिपोर्ट में बात बोली गई। और साथ ही जायडस लाइफ साइंसेज, फार्मास्यूटिकल्स के अंदर सेलेक्टिव, जायडस, एल्केम, ये कुछ एक शेयर्स अच्छे चल रहे हैं। हमारे साथ आज अविनाश भी बने हुए। अविनाश, इससे पहले ना शरद हमारे साथ त्रिमूर्ति शेयर लेके आए थे, 2 शेयर्स के बारे में बात कर रहे थे, अदानी पावर और टाटा पावर। वो ये कह रहे हैं कि मुंबई के अंदर करीब 5 से 10% के आसपास का टैरिफ बढ़ाया जा रहा है। जरा सा दोनों को आप देख लोगे या दोनों शेयर्स पर आपका व्यू पॉइंट क्या है इस पर? ये अगर ये खबर चलती है, लागू होती है और इसका इम्पैक्ट क्या आएगा?
नहीं बिल्कुल डिम्पी, देखिए टाटा पावर और अडानी इलेक्ट्रिसिटी जो मुंबई में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट ने इनको 5% और 2% FY24 और 25 के लिए अप्रूव किया है। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि इनका प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन, इनके मुनाफे में अच्छा पॉजिटिव ट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा। अडानी पावर मुझे लग रहा है कि ऊपरी लेवल से काफ़ी टूट चुका है, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको एक अच्छी खासी अपसाइड देखने को मिलेगी। टाटा पावर में भी हमको लग रहा है कि मुंबई में काफ़ी बड़ा पावर सप्लायर है रेसिडेंशियल यूजर्स के लिए। तो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि अगर किसी को लंबा नजरिया लेना है तो अभी तो पावर टैरिफ्स के ऊपर भी क्लैरिटी आई है, प्लस जिस प्रकार के इनिशिएटिव्स टाटा पावर ग्रीन एनर्जी को लेके, रिन्यूएबल को लेके कर रहा है, मेरे ख्याल से लंबी अवधि के लिए डेफिनेटली टाटा पावर इज आल्सो लुकिंग अट्रैक्टिव। यहाँ पे मैं कहूँगा कि आज के न्यूज़ से हो सकता है कि थोड़ा बहुत एक सेंटिमेंटल बूस्टर स्टॉक्स को मिले, लेकिन लंबी अवधि के लिए मुझे लग रहा है कि टाटा पावर इज बेटर पोजिशन। यहाँ पे डेफिनेटली कोई भी गिरावट अगर आपको मिलती है तो एक्यूमुलेट करने की राय रहेगी। ओके ठीक है, तो टाटा पावर इस समय एक्यूमुलेट करने की रिकमेंडेशंस हैं। ये पावर स्टॉक्स को लेकर आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। लेकिन खैर इस बीच हम लगातार आपको ये भी बता रहे हैं कि आदित्यपुरी से जो बातचीत हुई है, उन्होंने बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से सारे एग्जांपल्स को लेकर बातें रखी हैं जो कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स को ज़रूर सुननी चाहिए। थोड़ी देर पहले भी हमने एक छोटा सा चंक आपके सामने रखा था, आइए सुन लेते हैं इसके अलावा और क्या क्या बात कर रहे हैं वो। सब आप लोग जैसे हैं, ये देख टाई वाई सूट पहन के बैठे हैं, तो वो तो कॉलोनियल, असली इंडिया तो वही लोकल। सो व्हेन आई वुड टेल दीज गाइज इनिशियली, यार इधर जाओ उधर जाओ करो, कोई हिले ना। कि इतनी सी दुकान है, उसके बाद कुल्हड़ में वो कड़ा हुआ दूध बनाता है। वो कड़ा हुआ दूध एक कुल्हड़ 50 रुपए का, और वो अप्रॉक्सीमेटली 1000-1200 कुल्हड़ बेचता है दिन के। अब 50% इंडिया का वहीं रहता है। They are unskilled people also, uneducated but skilled. जो इनले करता है, जो एम्ब्रॉयडरी करता है, उसको बिजनेस बना दो। 14 million people with productive microfinance is not bad. Sure. That is definitely not only an improvement, it is your obligation now. चलिए आगे चलते हैं और हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं महेश पलावत स्काईमेट से। क्यों? क्योंकि बहुत सारी ऐसी हेडलाइंस और खबरें ऐसी आ रही हैं। एक तरफ तो अनसर्टेन रेंज हमने देखी, अब बात यह आ रही है कि आगे आने वाले 1-1.5 महीना बहुत ज़्यादा उम्मीदों से ज़्यादा गर्म हो सकते हैं। तो ये जो पूरे वेदर पैटर्न में ज़बरदस्त आपको उतार चढ़ाव नज़र आ रहे हैं, कहाँ पे चीज़ें स्टैंड करती हैं इस समय, कितनी सीरियस है सिचुएशन, ये हमें बताएंगे महेश जी जो स्काईमेट से जुड़ रहे हैं। महेश जी गुड मॉर्निंग। खबरें ये आ रही हैं कि बहुत भीषण गर्मी के लिए तैयार रहना चाहिए, कितना गड़बड़ लग रहा है मामला आपको? गुड मॉर्निंग। देखिए, जब अभी जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट था वो तो वैसे मार्च, अप्रैल और मई तीनों महीने गर्म दिखाए थे, लेकिन आपने देखा कि जो फर्स्ट हाफ ऑफ मार्च था वो तो गर्म था, लेकिन उसके बाद में लगातार थंडरस्टॉर्म, जो प्री मानसून बारिश थी, वो आधे से ज्यादा हिंदुस्तान में हुई और तापमान नीचे गिर गए। तो अभी भी 3-4 दिन तक जो वेदर एक्टिविटी है कुछ ना कुछ होती रहेगी। आज पंजाब में बारिश हो रही है, फिर दिल्ली, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है। तो कुल मिलाकर के एक हफ्ता अभी बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ेंगे, मतलब 4-5 दिन नहीं बढ़ेंगे। उसके बाद से क्योंकि प्री मानसून गतिविधियों में थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है, खास करके उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में। तो जैसे कि अभी आपने देखा था बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, तो उस तरह की बारिश अब नहीं है। तो इसके कारण क्या होगा कि अप्रैल और मई में तापमान बढ़ेंगे और हीट वेव जो है वो ज्यादा रहेगी। जो सामान्य से औसत टेम्परेचर होते हैं उससे कुछ ज्यादा तापमान रह सकते हैं, लेकिन कई ऐसे वो मैंने देखा पोस्ट आ रहे हैं कि लाइफ थ्रेटनिंग जो सिचुएशन है वो नहीं होगी। हाँ, लेकिन थोड़ा सा टेम्परेचर अब नॉर्मल हो सकते हैं जी। राइट, ऑलराइट महेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये पर्सपेक्टिव में डालने के लिए कि सिचुएशन जो थोड़े दिन पहले नजर आ रही थी उतनी भीषण नहीं है, लेकिन मामला पूरी तरह सुधरा भी नहीं है। वेट एंड वॉच सिचुएशन है। हमारे टेकीज साथ में हैं, कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स के बारे में बातचीत कर लेते हैं। प्रशांत, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज का चार्ट जरा देख के बताइए। टॉप में 2200-2300 का भाव हुआ करता था, 1.5 साल से बाजार कहीं गया है वहीं है, इनफैक्ट करेक्ट हो गया। नए अकाउंट एडिशन स्लो डाउन हो गए,
और ये करेक्शन हो गया, ये देखिए 52 वीक लो पे है, लेकिन फ्राइडे का प्राइस एक्शन लेके आइए डायरेक्टर साहब वॉल्यूम के साथ, इसके अंदर 6.5-7% की अप मूव देखने को मिली है। और एक डेटा ये भी है, डेटा ये बता रहा है कि प्रमोटर मोतीलाल ओसवाल जी के 2 प्रमोटर्स हैं, रामदेव जी और मोतीलाल जी। मोतीलाल जी ने ओपन मार्केट से परचेजेस किए हैं करीब 75,000 शेयर, ऑलमोस्ट लाख शेयर। खैर वो तो डेटा पासिंग है, लेकिन प्राइस वॉल्यूम एक्शन क्या बता रहा है, प्रशांत आप देख के बताएंगे। जी अजय जी, अगर मैं इस पे 2 तरीकों से बात करूंगा। एक होगा फ्रॉम एन इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव, तो जो पिछले महीने का लो बना है 550, ये इसके लिए एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है और मेरे हिसाब से लास्ट लेवल ऑफ सपोर्ट है। तो जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये कोई भी अगर डिप मिल रही है तो 550 क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से क्वांटिटी प्लान कर सकते हैं। और उसी के सामने कोई मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग अगर करना चाहे तो 625 स्पॉट के ऊपर, अभी ये 610 पे क्लोज हुआ है, 625 के ऊपर बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लग सकते हैं 605 पे 605, और वहां से आप करीबन 660-65 तक के टारगेट देख सकते हो। तो दोनों ही तरीकों से आपको इसको ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी है, बट मुझे लग रहा है कि एक बेटर अपॉर्चुनिटी फ्रॉम एन इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव है। अगर इस महीने में थोड़ी मार्केट में वीकनेस दिख जाए और ये आपको 580-75 के जोन में मिले तो ये बहुत अच्छा बाय हो जाएगा। एक और स्टॉक बहुत ही जबरदस्त तेजी वाला स्टॉक रहा है वैशाली, मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, केईआई इंडस्ट्रीज। इनफैक्ट केईआर पॉलीकैप दोनों 52 वीक हाई पे ही जमे रहे, पूरे बाजार में करेक्शन हो गया मिड कैप्स में, लेकिन ये स्टॉक ज्यादा करेक्ट नहीं हुए। लेकिन केईआई इंडस्ट्रीज लास्ट 1 हफ्ते 10 दिन पकड़ लीजिए आप, थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमजोर हुआ। ये देखिए 52 वीक हाई पे बैठा हुआ स्टॉक, जहां मिड कैप करेक्ट हुए हैं ये 35% पॉजिटिव में, लेकिन हफ्ते 10 दिन से नरम हुआ है। और डेटा क्या बता रहा है, केईआई इंडस्ट्री अभी 2 लाख शेयर की प्रमोटर बाइंग फ्राइडे के सेशन में। लेकिन मैं आपसे चार्ट चेक लेना चाहूंगा, 1700 रुपए का भाव है, क्या लग रहा है आपको वैशाली केईआई इंडस्ट्रीज? एक्चुअली ट्रेंड तो सही है, 2 दिन से वॉल्यूम जैसे कि आपने बताया अच्छे से हो रहा है, सो आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। सो 1650 का एक सपोर्ट लेना चाहिए, एंड आई थिंक वेट फॉर अ ब्रेकआउट। 1730 को क्रॉस करता है तो आई थिंक इट इज रेडी फॉर हायर टारगेट्स, तो व्यू अभी भी पॉजिटिव है। ओके ठीक है, व्यू पॉजिटिव है इस पे। हालांकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आप देख पा रहे होंगे थोड़ा सा कमज़ोर था, लेकिन वैसे शेयर ये कुल मिला के ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं खुश के पास। खुश बुरा से समझते हैं उनकी ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं। खुश, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। जल्दी से अपने ट्रेडिंग कॉल्स आप बता देंगे। जी हाँ डिम्पी, वेरी गुड मॉर्निंग आपको, सारे दर्शकों को भी वेरी गुड मॉर्निंग। 2 कॉल्स हैं, बैंकिंग इंडेक्स बैंकिंग स्टॉक्स ज्यादा पॉजिटिव लग रहे हैं, ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, तो इसके चलते जो पहला कॉल है ये बैंकिंग से है। फेडरल बैंक 135 के टारगेट के लिए बाय करें, 131 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। जो मेरा दूसरा कॉल है दैट इज फ्रॉम द मेटल स्पेस, हिंडाल्को अच्छा खासा अप मूव है, कंटिन्यू रह सकता है, 415 के टारगेट के लिए बाय करें, 400 का स्टॉप लॉस। एक क्विक अपडेट ऑन आईसीआईसीआई बैंक जो हमने पिछले हफ्ते डिस्कस किया था, पहले 850 के टारगेट के लिए, फिर 875 के टारगेट के लिए, दूसरा टारगेट भी अचीव हुआ है। मैं कहूंगा इसे होल्ड करें, 900 के लेवल्स भी ये स्टॉक आने वाले समय में दिखा सकता है। तो 2 कॉल्स हैं और एक फॉलोअप है। ओके ठीक है, फेडरल बैंक हो गया, हिंडाल्को आपकी कॉल्स में हो गया, दोनों के लेवल्स एक बार स्क्रीन पर वापस ले आते हैं, आप जरा नोट कर लीजिएगा, अगर आपसे मिस होगा इसमें स्टॉप लॉस टारगेट अच्छे से नोटिस कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रशांत 1 मिनट के लिए आप जरा एक शेयर चेक कीजिए, जायडस लाइफ साइंसेज, और इसके अगेंस्ट में एक शेयर रख रहा हूँ एल्केम लैब। अगर जायडस ही ठीक है तो एल्केम के बारे में बताना ही नहीं, अगर आपको जायडस में थोड़ा भी डाउट लगे तो फिर एल्केम चेक करके बताओ क्या इसकी जगह ये ले लें। जी डेफिनेटली मुझे लग रहा है एल्केम अच्छे लेवल पे है एज कंपेयर टू जाइडस। मैं जाइडस में मुझे लग रहा है थोड़ा टॉप फॉर्मेशन का सिंबल्स आ रहे हैं, बट एल्केम मुझे लग रहा है एक सस्टेनेबल ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ दिखा रहा है, बट इसको थोड़ा डिप के लिए वेट करना पड़ेगा। हम 3400 पे, अगर ये 3350-65 के जोन में मिले, यानी जस्ट थोड़ा नीचे 1% नीचे, तो शायद ये एक अच्छे लेवल पे मिल जाएगा। स्टॉप लॉस आपको बिल्कुल स्ट्रिक्ट रखना है 3290, 3290 क्लोजिंग बेसिस, और होल्ड कीजिए। मुझे लग रहा है कि ये पैटर्न काफी दिनों बाद कोई स्टॉक में मुझे दिख रहा है, वैलिड ब्रेकआउट विथ वॉल्यूम, तो डेफिनेटली राइट कीजिए। राइट कुश, गुड मॉर्निंग। कुश, मैं आपसे मैक्रोटेक डेवलपर्स चेक करना चाहूंगा, जबरदस्त करेक्शन, इसमें एक अच्छा सेलिंग, वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग हमने पिछले कुछ दिनों में देखी। इनफैक्ट 808 रुपए का भाव हो गया था, आपको याद होगा, क्योंकि एक फंड, यूरोपियन फंड बज थी बाजार में, सेलिंग कर रहा था स्टॉक में। डॉक्टर साहब 1 महीने का चार्ट लेके आइए, ये फ्राइडे का वॉल्यूम एक्शन है, 8-9% ऊपर, ये देखिए महीने के हिसाब से आप देखें तो 10% उतर चुका है, 100 रुपए टूटा 1 महीने में, और 790 का लो बना के घूमा।
ये भाव, ये कैसा लग रहा है आपको एंट्री के लिए भाव? क्योंकि अभी भी जगह है, एक महीने में अभी भी 10% नेगेटिव है। सो अजय देखिए, जो सेलिंग आई थी, अच्छी बात यह है कि बहुत क्विकली एब्जॉर्ब हुई है। अगर मैं उस फॉल के डेज की बात करूं जहां पे ये गिर के करीब 720 के लेवल्स तक आ गया था, आप देखिए फॉलो थ्रू बाइंग जो आई है ये बहुत शार्प आई है। मतलब 5 सेशंस में ही ये 720 से फिर राइज हो गया था अबाउट 1000 लेवल्स। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक जो अपसाइड है ये अच्छा खासा बाकी है। हल्का सा स्लाइड हुआ है उसके बाद, बट फिर से पिछले 2 सेशंस में वॉल्यूम बैक अप मूव है। मोमेंटम इंडिकेटर्स में भी पॉजिटिविटी सजेस्ट कर रहा है। तो मैं कहूंगा दिस इज अ वेरी गुड स्पॉट। यहाँ पे आप बिल्कुल फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा आप इसको पोजिशनली होल्ड करें तो इसका जो 200 डे मूविंग एवरेज है विच इज 1020 के करीब, यहां तक ये स्टॉक जाने का बिल्कुल दमखम रखता है। तो मेरे हिसाब से आप यहाँ पे 900 का स्टॉप लॉस लेके चलें, 1020 आपका स्टॉप लॉस रहेगा, 1020 आपका टारगेट रहेगा। तो जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है ये एक्सट्रीमली फेवरेबल है और अप मूव अभी भी बस शुरू ही हुई है, बॉटम बना के शुरू हुई है। सो दिस इज अ गुड टाइम टू एंटर इनटू दिस स्टॉक। जी, आपको याद होगा अभी अभी जो डायरेक्टर साहब ने एक छोटा सा बाइट चलाई थी आदित्य पुरी जी की, वो एक खास बात बोल रहे थे। प्रोडक्टिव माइक्रो फाइनेंस का कारोबार में बहुत पोटेंशियल है भारत में। इसीलिए वो बता रहे थे, एक दूध वाले का एग्जाम्पल दे रहे थे, एक उदाहरण दे रहे थे कि कैसे एक दूध वाला भी 1000 कुल्हड़ बेचता है 50 रुपए के, पीछे वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी करता है। तो प्रोडक्टिव माइक्रो फाइनेंस छोटे शहरों में बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है और उसमें स्कोप भी बहुत है। और आपको पता होगा कि HDFC बैंक MSME में बहुत बड़ा प्लेयर है। लेकिन बात हो रही है माइक्रो फाइनेंस की। फ्राइडे के एक्शन में भी माइक्रो फाइनेंस स्टॉक्स में बड़ी तेजी देखने को मिली। स्पंदना स्फूर्ति के स्टॉक को लेकर डायरेक्टर साहब, वैशाली के साथ ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। फ्राइडे में हमने 10% का उछाल देखा स्पंदना स्फूर्ति में, जो कि माइक्रो फाइनेंस है टॉप लीडर्स में, लेकिन महीने के हिसाब से देखें करीब करीब 10% नीचे। ये जो हमने मूव देखा, क्या ये सस्टेन कर सकता है? जरा इसके चार्ट्स देख के बताएं वैशाली। स्पंदना स्फूर्ति फ्राइडे का जो एक्शन था वो वॉल्यूम बैक था। 2 दिन से हम देख रहे हैं कि अच्छी कैंडल बन रही है, बट वेल ट्रेंड में अभी तक तेजी नहीं आई है। एक बार ये 575 लेवल्स के ऊपर सस्टेन करता है, देन आई कैन से दैट इट इज बैक ऑन ट्रैक एंड देन वी कैन एक्सपेक्ट हायर टारगेट्स ऑफ 600 630। सो एक बाउंस अभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट 570 लेवल्स एक ध्यान देना चाहिए, एक अच्छा सा रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं हम IT स्टॉक्स की। वैल्यूएशन के हिसाब से देखें, अविनाश आपके पास आता हूं। बार बार ये बात आ रही है कि अब एक मिस्ड आउट सी फीलिंग है, कहां लिया जाए, कहां पे जगह दिख रही है, क्या IT स्टॉक्स में घुसना चाहिए? टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, HCL टेक, किसमें आपको सबसे ज्यादा कंफर्ट आ रहा है? क्योंकि वहां पे नैस्डैक जबरदस्त रैली कर रहा है। अगर रेट पॉज आया इस बार तो यहां भी ग्रोथ स्टॉक्स और टेक स्टॉक्स में एक चाबुक लग सकती है, जैसे बाजार में कहते हैं। तो आपको कहां कंफर्ट आएगा लेने में? कि देखिए लार्ज कैप में ही IT में हमको अभी कंफर्ट लग रहा है, और जैसे आपने कहा कि नैस्डैक में अगर जंप आता है तो इसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सेंटिमेंटल इम्पैक्ट इंडियन IT कंपनीज पे आएगा। तो मुझे लग रहा है कि जो दिग्गज कंपनियां हैं जैसे कि इन्फोसिस है, TCS है, मुझे लग रहा है कि छोटी कंपनीज में परसिस्टेंट सिस्टम्स है, उसके बाद माइंडट्री है। हमको लग रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस अगर Q4 में आता है, मैनेजमेंट की कमेंट्री भी अच्छी आती है। क्योंकि देखिए अभी बाजार में ये न्यूज़ फ्लो चल रहा है कि US बैंकिंग क्राइसिस में कहीं ना कहीं इंडियन कंपनीज को भी कहीं ना कहीं झटका लग सकता है, क्योंकि BFSI स्पेस बहुत ही बड़ा एक्सपोजर है सारे IT कंपनीज के लिए। तो यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव कमेंट्री आती है तो मेरे ख्याल से मार्केट्स को कंफर्ट मिलेगा कि ऐसी कोई डरने की बात नहीं है। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार की पिटाई इन स्टॉक्स की हो गई है, मोर और लेस जो भी नेगेटिव्स है अजय, वो मार्केट के प्राइसेस में ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है। मुझे लग रहा है कि TCS, इन्फोसिस और परसिस्टेंट, ये स्टॉक्स में जरूर आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नंबर्स अगर थोड़े से भी अच्छे आते हैं उम्मीद से बेहतर, तो इसमें एक अच्छा बाउंस आपको देखने को मिलेगा। ऑलराइट, तो अच्छा एक बाउंस दिख सकता है आपको IT स्टॉक्स में। इन्फोसिस पर बात भी करें अविनाश, लेकिन हम लगातार देख रहे हैं डिफेंस स्टॉक्स एक्शन में है, बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं और इनफैक्ट हाईएस्ट रेवेन्यू भी रिकॉर्ड हुए हैं। BL की आप बात करें, HAL की बात करें, और लगातार एक्शन है। इनफैक्ट एक बहुत ही ओवर द इंटरेस्टिंग विजुअल्स आपके सामने लेकर आते हैं। इसरो को जो एक बड़ी कामयाबी मिली है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, इसकी एक ये लैंडिंग मिशन था कर्नाटका में, ये यहाँ से ये लॉन्च किया गया और सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया है। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, ऑटोनॉमस लैंडिंग मिशन इसे कहा जा रहा है।
कर्नाटका से, तो लगातार बड़े बड़े ऑर्डर्स के बीच जो इंडिया अपनी लगातार अपनी ये जो एक शक्ति दिखा रही है, वो एक वाकई बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियो बनता जा रहा है। इनफैक्ट आप तो अजय बहुत क्लोजली डिफेंस के उन सारे आउटडोर शोज को, एक्सपोज को भी ट्रैक करते हैं। बड़ा स्पेस है, बड़ा अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड है पूरा। देखिए ऐसा है कि पहले ना स्पेस इकोनॉमी और पूरा इंडिया का जितना भी स्पेस रिलेटेड काम होता था वो सिर्फ गवर्नमेंट करती थी, और वो भी उस प्रपोर्शन में, उस अनुपात में नहीं जितना अब हो रहा है। अब आए दिन आपको अब क्या हो गया कि गवर्नमेंट ने स्पेस के साथ प्राइवेट प्लेयर्स को पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। कितने कमर्शियल सैटेलाइट हम दुनिया भर में लॉन्च कर रहे हैं, अपने लिए भी कर रहे हैं, दूसरों के लिए भी कर रहे हैं। भारतीय ऐसी कंपनीज और कुछ प्राइवेट कंपनीज हैं, उन्होंने तो बहुत बड़ा काम कर दिया है। तो स्पेस रिलेटेड अभी ऑफ कोर्स लिस्टेड में नहीं है, लिस्टेड में डिफेंस वाली कंपनियां ही हैं जो क्लोजेस्ट आती हैं, लेकिन आगे चल के आप स्पेस इकोनॉमी भी इंडिया में डेवलप होती हुई देखेंगी। उसका छोटा सा आपको उदाहरण आज दिखाई दे रहा है। चले ठीक है, बिल्कुल। तो ये तो एक बड़ी कामयाबी मिलती हुई दिखाई दी। और अब चलिए हमारे साथ हमारे सारे एक्सपर्ट्स बने हुए हैं, अनुराग भी है हमारे साथ हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी हैं। समझ लेते हैं कि और कहाँ आपकी मुनाफे का फंडा। इनफैक्ट अब समय हो गया हमारे खास सेगमेंट, देवर्ष वकील है हमारे साथ HDFC सिक्योरिटीज से, उनके पास चलते हैं। गुड मॉर्निंग देवर्ष, बताएं आज कौन सा स्टॉक्स है आपके रडार पर? गुड मॉर्निंग। तो आज मेरी नज़र में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जो सेक्टर है जहां पे मुझे वैल्यू लग रही है वो है जनरल इंश्योरेंस। आपको बताया कि मैं जैसे स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए रेकमेंड करता हूं, और जहां पे स्टॉक्स 52 वीक लो के पास हो, ऑल टाइम लो के पास हो, पर वहां से अगर बिजनेस में पोटेंशियल लग रहा है तो हम सस्ते दामों पे अच्छे शेयर लेने की पसंद करते हैं। तो जनरल इंश्योरेंस में भी मेरी पसंद स्टैंड अलोन जो हेल्थ इंश्योरेंस प्लेयर है, स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस, जिसे इंडस्ट्री में हम SAHI सही कहते हैं। तो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस मुझे लगता है कि एक ऐसा प्लेयर है कि जो अभी काफी अच्छा करेक्शन आ गया है, 520 के आसपास है, 520 से 500 के बीच में हमें एक्यूमुलेट करना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस एक बहुत कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, यहाँ पे मार्जिन्स बहुत कम है, तो अगर छोटा सा भी डेविएशन होता है अंडरराइटिंग में तो मार्जिन्स पूरी डील हो जाती है। इसलिए जहाँ पे डेडिकेटेड हेल्थ इंश्योरेंस प्लेयर हो, जहाँ पे एक्सपीरियंस हो उन्हें अंडरराइटिंग का, वो कंपनी आगे जाके बहुत अच्छा प्रॉफिट करेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के पास 700 से ज्यादा डॉक्टर्स हैं जो स्पेसिफिकली यही चीज के लिए एक्सपर्टीज उनकी बढ़ती जा रही है। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि रेवेन्यू और प्रॉफिट में करीबन 21% और 26% का CAGR नेक्स्ट 3 साल में दिख रहेगा। इस हिसाब से हमने इसका जो वैल्यूएशन किया है वो करीबन 795 800 के रुपए के आसपास हमें वैल्यू लग रही है इसमें। उसका ROE हमें लगता है कि 14 से 16.8 तक धीरे धीरे बढ़ेगा। तो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ से धीरे धीरे हमें एक्यूमुलेट करना चाहिए। दूसरी जो जनरल इंश्योरेंस की कंपनी मुझे पसंद है ये भाव पे, वो है ICICI जनरल इंश्योरेंस। करीबन 1070 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हमें धीरे धीरे इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। इनका जो भारतीय एक्से के साथ जो मर्जर हुआ था उसका सिनर्जी की पोटेंशियल आगे जाके प्ले आउट होगी, और वो इस कंपनी के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। मैनेजमेंट ने भी पिवट किया है, पहले वो जो मोटर इंश्योरेंस बिजनेस थे उस पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे थे, वो एक बहुत क्राउडेड प्लेयर है। हमें लगता है कि धीरे धीरे उनका भी फोकस हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ आएगा। तो हेल्थ इंश्योरेंस में उन्होंने करीबन उनकी कंपनी ने 750 मैनेजर्स लास्ट ईयर और 250 मैनेजर्स इस साल, तो करीबन नए 1000 मैनेजर्स और भारतीय एक्सा का मर्जर, ये दोनों को अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि ये कंपनी को में भी अच्छा टर्न अराउंड हो सकता है। 1060 1070 के आसपास ट्रेड करा, यहाँ पे धीरे धीरे हम इसको एक्यूमुलेट करें। इसके ऊपर हमारा वैल्यूएशन के हिसाब से 1370 का एक साल का टारगेट है। तो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस और ICICI जनरल इंश्योरेंस, ये दो मेरी इस हफ्ते की मुनाफे के फंडे की पिक्स है। थैंक यू वेरी मच। ये दोनों ही इंश्योरेंस वाले स्टॉक्स बताने के लिए, स्टार और ICICI लोम्बार्ड यानी जिसको हम जनरल इंश्योरेंस कहते हैं टिपिकली, ये आपके लिस्ट में आ गया है। दोनों के दोनों एक फंडा बेहतरीन शेयर्स हैं। आगे बढ़ते हैं। अविनाश सर, ये आज एक रिपोर्ट ये भी कह रही है कि जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनी है MGL और IGL, एक तो इनका रोल ओवर वगैरह काफ़ी ठीक गया था, एक बॉम्बे को सप्लाई कर दी गैस और दूसरा दिल्ली को। इन दोनों कंपनीज पर आपका व्यू क्या है सर?
इनफैक्ट डिम्पी मुझे लग रहा है, देखिए लॉन्गर टर्म नेचुरल गैस एक क्लीन रिसोर्स है और गवर्नमेंट भी इसको पुश कर रही है। शॉर्ट टर्म में एक एक्सपेक्टेशन थी कि गैस के प्राइसेस 1 अप्रैल से बढ़ा दिए जाएंगे क्योंकि किरित पारिक के कमेटी के जो रिकमेंडेशंस है वो इम्प्लीमेंट हो गए, बट ऐसा हुआ नहीं है। तो मेरे ख्याल से मार्केट थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो चुका है शॉर्ट टर्म में, लेकिन लॉन्गर टर्म में हमको लग रहा है कि जिस प्रकार का अभी थ्रूपुट ऑटोमोबाइल सेक्टर में बढ़ा है, जिस प्रकार से रेसिडेंशियल घरों में पीएनजी का वॉल्यूम बढ़ा है, डेफिनेटली ये दोनों कंपनीज का एक अच्छा पॉजिटिव वॉल्यूम ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी नॉर्मल सी आई है। और मेरे ख्याल से जब भी ये किरित पारिक के रिकमेंडेशंस फाइनली इम्प्लीमेंट होते हैं तो आपको एक अच्छा उछाल इन स्टॉक्स में देखने को मिलेगा। बैलेंस शीट वाइज दोनों कंपनीज बहुत बढ़िया है, कैश रिच है और इनका बिजनेस बहुत ही स्ट्रांग है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बाजार में अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू बनता है इन कंपनीज पे तो डेफिनेटली इसमें निवेश का एक मौका बन सकता है। थोड़ा सा स्लो मूवर है लेकिन डेफिनेटली पोर्टफोलियो के लायक है और इस लेवल से वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। एमजीएल पर आपकी ये राय है, आपको वैल्यूएशन अट्रैक्टिव लग रहे हैं और ये चल रहा है स्टॉक्स, हम देख भी रहे हैं कि इसमें अच्छे रूल ओवर्स भी थे। ठीक है, आपसे अविनाश आगे भी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन ओवर द वीकेंड भी एक खास न्यूज़ आई और वो न्यूज़ थी इंश्योरेंस स्पेस में। 12 साल के बाद रेगुलेटर ने 2 नए लाइसेंस दिए हैं और ये लाइसेंस किसको मिला? एक को लाइफ इंश्योरेंस को और साथ ही क्रेडिट एक्सेस लाइफ इंश्योरेंस को नए लाइसेंसेस मिले हैं। तो ये भी एक डेवलपमेंट है और इनफैक्ट इंश्योरेंस स्पेस में हम देख रहे हैं काफ़ी एक्शन था भी। इनफैक्ट अजय, बजट में आपको याद होगा वो जो डिसअपॉइंटमेंट के बाद गिरे स्टॉक्स, उसके बाद वो रिकवर भी हो गए फट से। इंश्योरेंस स्पेस में भी अच्छी खासी बज है। अभी थोड़ी देर पहले देवर्ष भी स्टार हेल्थ ही ले रहे थे। देखिए, इंश्योरेंस में 2 बातें हुई हैं। एक तो ऑफ कोर्स रेगुलेटरी एनवायरनमेंट ऐसा हुआ है कि जो कमीशन स्ट्रक्चर्स हैं वो धीरे धीरे ट्रेंडिंग लोअर हैं। दूसरी बात ये, अभी तक ना पुल प्रोडक्ट नहीं बन पाया है। जिस तरह म्यूचुअल फंड में एसआईपी एक पुल प्रोडक्ट बन गया है, इंश्योरेंस अभी भी एक पुश प्रोडक्ट है। तो वो जो ग्रोथ बाजार पकड़ के चल रहा था वो ग्रोथ बहुत ज़्यादा कैप्चर नहीं हुई है। इसीलिए ये एक पूरे फाइनेंशियल सर्विसेज का ऐसा हिस्सा है जो कम वैल्यूएशन में भी अवेलेबल है, हाई ग्रोथ का था, पोटेंशियल बहुत है और आगे चल के मुझे लगता है कि ये रफ्तार पकड़ेगी, वैल्यूएशन करेक्ट हो गया। नहीं बने अभी तक तो नहीं है, 2-3 साल हो गए इनको लिस्ट हुए, अभी बहुत ज्यादा नहीं बन पाए हैं वेल्थ क्रिएटर। ठीक है, लेकिन आज आपके लिए ट्रेडिंग के मौके कहाँ बन सकते हैं? क्या अदानी पावर, टाटा पावर, यहाँ पर आपके मौके होंगे? और इनफैक्ट ऑटो सेल्स नंबर्स पर मारुति जैसे स्टॉक्स में आज क्या एक्शन होना चाहिए, आगे हम मैनेजमेंट से बात भी करेंगे। रिकॉर्ड सेल्स नंबर्स आए हैं। कमर्शियल व्हीकल स्पेस में आप देखें तो आरडीए नॉर्म्स के प्राइस हाइक से पहले वहां बाइंग देखने को मिली है। एक बार सारा कंपाइल करके हमारे डेटा सेल्स फिगर्स जो है फरवरी के वो शरद लेकर आए हैं, सारे सेगमेंट्स पर फिर डिस्कस करते हैं। शरद से पहले समझते हैं, शरद बताएं। जी बिल्कुल, हम लोग जो है सेगमेंट वाइज जाते हैं। सबसे पहले जो है पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट देखें तो ओवरऑल स्टडी सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं मार्च के महीने में, लेकिन जो कमर्शियल व्हीकल है यहाँ पे एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस देखने मिली है। अब याद रखिए इसके 2 रीजन है। एक है कि प्री बाइंग हो रही है क्योंकि प्राइस हाइक्स होने वाली हैं आपके आरडीए नॉर्म्स को लेकर, अंडरलाइंग डिमांड में भी स्ट्रेंथ देखने मिला है। लेकिन अब वहीं पर अब अगर ट्रैक्टर्स को ले सेपरेटली तो यहाँ पर सेल्स तो स्टडी हैं लेकिन थोड़ी अनसीजनल रेनफॉल भी हुई है, उसके कारण जो है थोड़ी सी इम्पैक्ट और सेंटिमेंट्स रूरल में देखने मिली है। और इसके अलावा जो 2 व्हीलर्स की बात करें तो यहाँ पे जो है 2 कंपनी हीरो और टीवीएस, इन दोनों के आंकड़े देखें तो नतीजे से बेटर आए हैं मंथ ऑन मंथ बेसिस के ग्रोथ पे। हालांकि एक चीज़ याद रखिए, जो एक्सपोर्ट्स का जो ट्रेंड आ रहा है 2 व्हीलर्स का वो अभी भी प्रेशर में है। ऑफकोर्स ग्लोबल मैक्रो रिस्क इसका मेन रीज़न है। और अगर FY23 एज अ होल ईयर देखें परफॉर्मेंस वाइज तो यहाँ पे 3 अहम नाम आते हैं जहाँ पे रिकॉर्ड सेल्स आए हैं। मारुति, आयशर का रॉयल एनफील्ड और टाटा मोटर्स का पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट। मार्च के अगर नंबर्स की बात करें तो सीवी सेगमेंट में भी आयशर मोटर्स और टाटा मोटर्स में भी 63% टू 28% का ग्रोथ देखने मिला है। और मैनेजमेंट कमेंट्री भी जो है स्ट्रेंथ दिखा रही है। हालांकि ज़रूर जो है एक चीज़ कहेंगे कि जो कमर्शियल व्हीकल्स है यहाँ पे भी जो है अभी पूरी रिप्लेसमेंट डिमांड में पूरा तरह पिकअप लेकिन अभी तक नहीं देखने मिला है क्योंकि अभी भी एंटिसिपेशन हो रही है प्राइस हाइक्स की। और आज ही जो है मारुति के अभी वेटेड एवरेज बेसिस पे ऑलमोस्ट 1% का प्राइस हाइक जो है अनाउंसमेंट कर दिया गया है। शरद, थैंक्स वेरी मच ये सब कंपाइल करके लाने के लिए। चलिए इसी बेसिस पर अब आज की स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लेते हैं कि कहाँ मौके बनते हैं। वैशाली भी हमारे साथ, प्रशांत हैं और साथ ही हमारे साथ कुश बोरा भी हैं। कुश, कहाँ पर आपको लगता है मौका? मुझे याद है आपसे मारुति पूछा था मैंने पिछले हफ्ते, तब आपको इतना ट्रेंड में इतने उसमें गेन्स बनते हुए नहीं दिखाई दे रहे थे, लॉन्ग्स बनते हुए नहीं दिखाई दे रहे थे। अभी डेटा कुछ चेंज हुआ है?
वेल प्रियंका, नॉट बाय मच। सो देखिए, मारुति में हल्का सा हमें कंसोलिडेशन दिख रहा है, हल्की सी पॉजिटिविटी है, बट मेरे हिसाब से अभी बहुत ज्यादा अप मूव जो है इसमें आते हुए फिलहाल नहीं दिख रहा है। एक स्टॉक जो इसमें अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है, दैट इज बजाज ऑटो। यहाँ पे भी ये अपने रेजिस्टेंस के थोड़ा करीब है, 3920 3930 के जो जोन्स हैं इसके आसपास इसमें रेजिस्टेंस है, लेकिन इसका जो मूव है ये काफी श्योर है, काफी स्टेडी है। तो मेरे हिसाब से दिस इज अ बेटर पिक। और अगर हम एक डार्क हॉर्स सो टू स्पीक अगर इसमें लेना चाहें, देन टाटा मोटर्स इज वन स्टॉक जो आपके रेडार पे होना चाहिए। एक बेस बना था और फिर वहां से स्टॉक ने एक अच्छा अपट्रेंड जो है ये शुरू किया है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 430 35 के जो जोन्स है यहाँ तक स्टॉक एक अपमूव जो है ये अटेम्प्ट कर सकता है। और स्टॉप लॉस जो है ये आपका 415 का होना चाहिए। नाउ द रीजन आई कॉल दिस अ डार्क हॉर्स इज बिकॉज पहले भी इसमें काफी बार ऐसी रैलीज आई हैं, अटेम्प्ट हुई है, लेकिन एक क्लियर ब्रेकआउट नहीं दे पाया है। इस बार मोमेंटम इंडिकेटर पे सेटअप हमें अच्छा दिख रहा है, काफी टाइम इसने स्पेंड किया है अराउंड दिस 400 लेवल्स। सो शायद यहाँ से 435 के जो लेवल्स हैं एटलीस्ट वहां तक तो हम एक जंप देख सकते हैं। सो बजाज ऑटो एंड टाटा मोटर्स ये दो स्टॉक होंगे जो मेरे रेडार पे होंगे। ओके ठीक है, टाटा मोटर्स पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। 400 का अच्छा बेस बना हुआ है, 405 तक इस बार डिप आया था, लेकिन फिर से 425 पे आ चुका है। बजाज ऑटो दूसरा एक कैंडिडेट है, पूरे बजाज ग्रुप के अंदर मूवमेंट है, चाहे बजाज फिन हो, फाइनेंस हो या फिर ऑटो काउंटर ही क्यों ना हो। शिवांगी शारदा इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत के सिलसिले को शुरू करेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी भी समझेंगे उनसे, लेकिन उससे पहले हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया ने आज सुबह जब चर्चा कर रहे थे तो बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में एक अहम बात बोली है। आइए सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। मेरे को मानना है कि आउट परफॉर्मेंस बैंक्स में ही आएगा। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन की अगर आप बात सुने तो वो बात कर रहे हैं 14 से 16% की क्रेडिट ग्रोथ की, और 17% 18% क्रेडिट ग्रोथ उन्होंने अनाउंस करी है। उनकी उस साइज ऑफ बैलेंस शीट में अगर वो 15-16% क्रेडिट ग्रोथ की बात करते हैं तो आप सोचिए कितना बड़ा एक ग्रोथ का उन्हें मोमेंटम दिख रहा है। तो मुझे लगता है बैंक्स में ही तेजी सबसे ज्यादा इस समय दिखती है। ठीक है, जो इंडिकेटिव टिक्स पे दिखा रहे हैं आपको ज़्यादातर बैंकिंग काउंटर्स आज ठीक दिखा रहे हैं। बैंक निफ्टी के इंडिकेटिव टिक्स आते नहीं है, सीधा 9-8 पे ही आपको पता लगेगा, लेकिन हाँ उनके कंट्रीब्यूशन देख के शेयर्स का लग रहा है कि आज बैंक निफ्टी भी 41,000 की तरफ बढ़ने की तैयारी कर रहा है। शिवांगी शारदा इस बीच हमारे साथ हैं। शिवांगी गुड मॉर्निंग, आपके आज के ट्रेड कौन से हैं? जी बिल्कुल, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आज के लिए जो है निफ्टी बैंक निफ्टी का काफी एक पॉजिटिव आउटलुक लग रहा है, और जिस तरह से बुल्स की कमबैक लग रही है वहाँ पे बैंकिंग स्टॉक जरूर हमें ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है। तो मेरा पहला पिक यहाँ पे रहेगा आईसीआईसीआई बैंक, बैंक निफ्टी का एक दिग्गज स्टॉक। हमने देखा है कि ये स्टॉक एक प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट के बाद अच्छे से यहाँ पे क्लोजिंग दिया था इसने फ्राइडे के सेशन पे, और अपने एक रेंज से निकला है, पिछले 11 हफ्तों के रेंज से निकला है। और जो बैंक निफ्टी का एक टेलविंड मिलता हुआ ये हैवी वेट में मिलेगा, तो यहाँ पे हमें अपसाइड एक्सपेक्टेड है। कम से कम 912 तक के लक्ष्य बनते हुए दिखेंगे 860 के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा पिक मेरा रहेगा ट्रेंड पे। तो यहाँ पे नेगेशन देखने को मिला था लोअर हाइज लोअर लोज का मंथली फ्रेम में, और उसके बाद फॉलो अप बाइंग भी देखने को मिल रही है। और अपना एक जो पिछला रेजिस्टेंस जोन हुआ करता था वो स्टॉक ने क्रॉस करके अच्छी तरह से क्लोज किया है। तो यहाँ पे जो है खरीदारी की सलाह रहेगी। 1430 तक के लक्ष्य बनते हुए दिखेंगे, 1350 के स्टॉप लॉस को ध्यान रखें। ओके ठीक है, और राइट शिवांगी, ये आपके आज के ट्रेड्स रहेंगे। लेकिन इस बीच मारुति में जहां पर आज क्या होना, एक बार मैनेजमेंट से भी बात करते हैं, क्योंकि मारुति के रिकॉर्ड एनुअल सेल्स फिगर्स भी आए हैं, बहुत सारे ट्रिगर्स भी रहे हैं। इनफैक्ट प्राइस हाइक भी एक बड़ा ट्रिगर है। हमने जब मैनेजमेंट से बात की कि प्राइस हाइक फर्दर ऑनवर्ड्स और किस तरह से वो इस वक्त बाइंग देख रहे हैं, क्या ओवरऑल सेल्स सिनेरियो दिख रहा है, कौन से बड़े लॉन्चेस होंगे, तमाम सारी बातों पर आइए सुनते हैं क्या कहा शशांक श्रीवास्तव जी ने। जी, हमने मार्च के महीने में ये देखा कि जो आखिरी हफ्ता था मार्च का, उसमें जो रिटेल सेल है उसमें जो बिक्री थी उसमें काफ़ी तेजी से इजाफा हुआ था। और उसकी वजह शायद ये दो फैक्टर्स थे। एक तो कि लोग प्राइस हाइक जिसका जो उम्मीद की जा रही थी अप्रैल में, उसको बीट करने के लिए, और दूसरी वजह ये कि आखिरी हफ्ता में नवरात्रे भी थे। तो उन दोनों फैक्टर्स की वजह से हमने देखा कि जो बिक्री थी उसमें तेजी से इजाफा हुआ था। तो हाँ, ये बात दुरुस्त है कि ये एक जरूर फैक्टर रहा होगा जो बिक्री के इजाफे में।
जी देखिए, जहाँ तक इंक्वायरीज के हवाले से अगर बात करें तो हमने मार्च के महीने में भी करीब 23% का इजाफा देखा है मारुति सुजुकी के लिए। और लेकिन हाँ, जिस वजह से जितने लोग जो इस इंडस्ट्री से लोग जुड़े हैं वो सॉफ्टनिंग की बात कर रहे हैं, वो इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि जो बुकिंग्स हैं उसमें जो रुझान है वो थोड़ा सा एक कम हुए हैं। और अगर हम मारुति सुजुकी को देखें तो एक हल्का सा बल्कि मुस्बत है अगर हम बुकिंग्स के भी आंकड़े देखें तो। लेकिन उसमें अगर फ्रॉन्क्स और जिमनी को हम अगर हटा लें, क्योंकि ये गाड़ियां जो थी पिछले गुज़िश्ता साल में नहीं थी, तो उनको हटा लेते हैं तो हाँ, वहाँ पे एक मामूली सी गिरावट हमें देखने को मिली है बुकिंग्स में। तो अभी हमें देखना पड़ेगा, ये बहुत आगे बढ़ते हैं। कुछ ट्रेडिंग आइडियाज ऑटो सेक्टर में देखना जरूरी है क्योंकि नंबर्स काफी बढ़िया आए हैं और स्टॉक ठीक ठाक करेक्ट भी हो गए। शिवांगी, हीरो मोटोकॉर्प के चार्ट जरा चेक करके बताइए। स्टॉक 2800, 2700, 2800 वाला हुआ करता था, आपको 2200, 2300 में मिल रहा है, थोड़ा सा चला है नीचे से। लॉन्ग पोजीशन अगर लेके बैठे हैं तो क्या अभी होल्ड करना चाहिए? क्या लेवल्स पॉसिबल हैं इसमें? जी बिल्कुल, हमने देखा है कि ऑटो सेक्टर में अभी मोमेंटम पिकअप होते हुए दिख रहा है, तो यहाँ पे एक सेक्टोरल शिफ्ट देखने को जरूर मिलने को मिल सकता है, क्योंकि वीकली फ्रेम में जो पिछले कई हफ्तों से लोअर हाइज लोअर लोज बन रहा था स्टॉक्स में, वो अब नेगेशन होते हुए दिख रहा है। तो पूरे बाजार के एक अच्छे मोमेंटम के साथ इन स्टॉक्स में भी एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखेगा। हीरो मोटोकॉर्प भी काफी पॉजिटिव लग रहा है, वीकली और डेली फ्रेम में नेगेशन देखने को मिल रहा है। एक फॉलो अप बाइंग भी है और आज एक गैप अप ओपनिंग की भी तैयारी कर रहा है स्टॉक, तो बिल्कुल यहाँ पे हम बने रह सकते हैं। और मेरा यह मानना है कि इमीडिएटली यहाँ पे 2480 तक के एक लक्ष्य बनते हुए दिखेंगे। 2340 के एक स्टॉप लॉस को ध्यान रखें। अविनाश, बात ही कर रहे हैं तो ऑटो एंसरीज की भी बात करना जरूरी है, अगर ऑटो की हो ही रही है तो। आपने किसी ऑटो एंसरी पे काम किया है रिसेंटली? अच्छी पिटाई हो गई इनकी, इस समय मौका दिख रहा है? देखिए, मुझे लग रहा है कि ऑटो एंसिलरी में जो बड़े दिग्गज प्लेयर्स हैं उसमें भारत फॉर्ज, रामकृष्ण फोर्जिंग्स और मदरसन, ये तीनों कंपनीज मुझे लग रहा है कि नॉट ओनली मार्च के क्वार्टर में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएंगे, लेकिन इनके लिए ग्रोथ ट्रैक्शन FY24 के लिए काफ़ी बढ़िया है। इनफैक्ट रामकृष्ण फोर्जिंग्स की बात करें तो इनको ऑलरेडी वंदे मातरम के 2 लाख व्हील्स की ऑर्डर मिली है। ये ज्वाइंटली टीटागढ़ वैगन्स के साथ ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करेंगे, तो यहाँ पे विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। प्लस ओवरऑल जो क्लास 8 ट्रक्स के लिए सप्लाई करते हैं प्रोडक्ट्स, वहां पे भी अच्छी ऑर्डर बुक के ऊपर बैठे हैं। रही बात भारत फौज की, तो देखिए भारत फौज के पास ऑटोमोटिव सेक्टर यूएस का तो है ही, डोमेस्टिक कमर्शियल व्हीकल मार्केट में ही, लेकिन ये डिफेंस में भी काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन अगले 1-2 साल में करेंगे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे फोकस रखिए, क्योंकि ऑटो सेक्टर में तेजी अगर बरकरार रहती है तो ये 2-3 कंपनियां हैं जहां पे हमको लग रहा है कि बहुत ही बढ़िया नंबर आएंगे। और मदरसन सुमी की बात करें तो वीकेंड पे इनके मैनेजमेंट ने वापस कहा है कि टेक ओवर से और इनऑर्गेनिक ग्रोथ से ये बहुत सिग्निफिकेंटली अपना टॉप लाइन अगले 3-4 साल में इंक्रीज करेंगे, मार्जिन इंप्रूव करेंगे। तो आई थिंक ग्रोथ कोशेंट सारी कंपनीज में अवेलेबल है, थोड़ा सा पेशेंस और कन्विक्शन की जरूरत है। और मुझे लग रहा है ऑटो सेक्टर अगर तेजी में चलता है तो ये सारी कंपनीज को रब ऑफ पॉजिटिवली मिलना चाहिए। देख लिया था। ओके, ऑलराइट, ठीक है। इनफैक्ट मेधानी को भी एक बार डिस्कस करते हैं, स्टॉक को भी। इसमें भी एक बड़े ऑर्डर की बात हुई है और इनफैक्ट खुद CMD ने भी इस बात को अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा। एक बार इन स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या ट्रेड बनता है। एक बार आप कुछ देखेंगे मेधानी का चार्ट? तो देखिए, इसमें अप ट्रेंड तो बिल्कुल शुरू हुआ है, बट दैट इज आउट ऑफ अ वेरी डीप ओवरसोल्ड टेरिटरी। तो यहाँ पे जो 190-100 कैन लेवल्स हैं, ये थोड़े से टेस्ट में रहेंगे, बिकॉज देखिए फ्राइडे को भी जो हाई बना था वो बिल्कुल इसका जो 20 डे मूविंग एवरेज 190-191 के आसपास यही बना था। तो मेरे हिसाब से पहले ये लेवल टेकआउट हो जाए, फिर हम कह सकते हैं कि इसमें जो ट्रेंड है ये कन्विंसिंगली रिवर्स हुआ है। अप अंटिल देन किसी ने अगर निचले स्तरों पे 170 के आसपास में कोई पोजीशंस ली हो तो उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ राइड करें। वॉल्यूम इसमें डिसेंट पिक हुआ है, लेकिन जैसा मैंने कहा 191 का जो लेवल है ये रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर सकता है। फ्रेश पोजीशंस 191 के ऊपर लें, एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल राइड करें। ठीक है, खुश अगला 1 मिनट आपको हाँ या ना में जवाब देते हुए फटाफट से बताते जाइएगा शेयर्स में करना क्या है। मैं स्पीड से शेयर पूछूंगा आपसे। डॉक्टर रेड्डीज चेक कर लो, ब्रेकआउट है,
प्लस करें आज के लिए या नहीं करें? जी हाँ, कर सकते हैं। कर सकते हैं। RVNL पे आप बुलिश हैं आज, अगर इसको खरीदना है तो इसका स्टॉप लॉस और टारगेट? जी, RVNL अगर आप फ्रेश पोजीशन लें तो 68 के जो लेवल्स हैं ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, 74 आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। ब्रिटानिया पे अगर आज पोजीशंस लेनी हो किसी इन्वेस्टर्स को तो एक पक्के वाला स्टॉप लॉस बता दीजिए। बिल्कुल, ब्रिटानिया पे अगर आप इन्वेस्टिंग के लिहाज से ले रहे हो तो 4200 का जो लेवल है ये आपके लिए स्टॉप लॉस रहेगा। एशियन पेंट को शॉर्ट कर सकते हैं? क्रूड वापस से ऊपर आया है, एशियन पेंट्स को शॉर्ट कर सकते हैं क्या? रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं रहेगा। एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशंस तो राइड करें, फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस ना इनिशिएट करें। 2700 के आसपास सपोर्ट है। ठीक है, BEL को और चेक कर लो, एक रिपोर्ट भी आई है, CLSC की शेयर अच्छी क्लोजिंग भी करके गया, आज ओपनिंग में प्लस करें या रुकें? BEL थोड़ा वेट करें, शार्प अप मूव है, वॉल्यूम बैक्ड है, लेकिन ऑलरेडी रेजिस्टेंस जोन्स के पास है, तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है इन द सेकंड हाफ ऑफ द डे। ओके ठीक है, सिर्फ 20 सेकंड अब रह गए हैं। काफ़ी सारे शेयर्स हमने एक मोटा मोटी उनसे पता कर ली, एक आइडिया लग गया होगा कि इन सभी ट्रेंडिंग स्टॉक्स के अंदर आपको क्या करना है। सारे शेयर्स आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी चर्चा में ज़रूर होते हुए दिखेंगे। खैर, हम आगे बढ़ रहे हैं, अब जरा मार्केट्स की ओपनिंग करते हैं। आज फिर से बैक टू बैक हमको थर्ड डे है जब हमारी ग्लोबल मार्केट्स हमारे सपोर्ट में आ रही हैं और शॉर्ट कवरिंग थोड़ी और हो सकती है। बाजार के अंदर सिस्टम में काफ़ी शॉर्ट्स पड़े हुए हैं अभी भी। अगर आप सिर्फ FIs का मैं नंबर बताऊं तो वहाँ पर भी काफ़ी शॉर्ट्स हैं। खैर, ओपनिंग हुई है 1300 शेयर बढ़त के साथ, करीब 200 शेयरों की डिक्लाइंस के साथ ओपनिंग हुई है। 56 पॉइंट ऊपर आज निफ्टी ऊपर हुआ है, 17400 है। एक्चुअली 450 से 500 वाला रेजिस्टेंस एरिया है, सिर्फ ये इसको पार करना है। शुरुआत में ओपनिंग में तो नहीं हुआ, ये झटके से तो पार नहीं हुआ। देखते हैं फिर आगे क्या होता है। और 40,700 के आसपास आके बैंक निफ्टी ने ओपन किया है। बैंकिंग काउंटर थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव दिखेंगे। बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस कहाँ से शुरू होगा? 40,800 से 41,000 के बीच में। ये सारा 200 पॉइंट का रेजिस्टेंस एरिया है। देखते हैं इन दोनों को पार कर पाते हैं, क्योंकि कल फिर से छुट्टी है, इसलिए बाजार आज थोड़ा संभल कर आराम से ट्रेड आपको करता हुआ दिखेगा। खैर, नो डाउट, अब फटाफट से देख लेते हैं निफ्टी के टॉप गेनर्स हैं कौन कौन से हैं। आयशर मोटर, ONGC, हीरो मोटोकॉर्प, ये कुछ एक वो शेयर्स हैं जहाँ पे शुरुआती आंकड़ा काफ़ी ठीक बनता हुआ दिख रहा है और बढ़त आपको देखने को मिलेगी। अल्ट्राटेक सीमेंट, अभी हमारे एक मेहमान की कॉल थी, वो भी कह रहे थे कि यहाँ पे चल सकता है, खुश की कॉल थी। भारती एयरटेल, ये करीब आधा पौने 1% ऊपर है। बजाज फाइनेंस माफ कीजिए, ये ऊपर है करीब आधे से पौने 1%। रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये करीब आधे % ऊपर है। ये कुछ एक पक्के बड़े शेयर्स हैं निफ्टी के जो आपको आधा से पौने 1% की है। ONGC थोड़ा क्रूड चला है और गैस के प्राइजेस को लेकर भी बार बार रिपोर्ट्स आई, तो 2-2.5% आपको दिखेगा। अदरवाइज वैसे और सभी शेयर्स को अगर आप चेक करेंगे तो 2% से कम के गेन के साथ वो ट्रेड करते हुए दिखेंगे। लूजर्स चेक कर लेते हैं। आप BPCL नीचे देखेंगे, एशियन पेंट्स नीचे देखेंगे क्योंकि क्रूड का इम्पैक्ट है। साथ ही साथ हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, इन सब में भी थोड़ा इम्पैक्ट है। और एक रिपोर्ट भी है कि FMCG की इस बार सेल्स पे शायद थोड़ा सबड्यूड रहेगा इस पूरे महीने के अंदर भी, शायद ये भी एक बड़ी वजह है। निफ्टी के नेक्स्ट 50 वाला, जिसको हम नेक्स्ट 50 बोलते हैं, अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे आपको एवेन्यू सुपरमार्ट, वेदांता, बायोकॉन, ये कुछ एक वो शेयर्स हैं आपको चलते हुए दिख रहे हैं। ध्यान रखिएगा, डिफेंसिव काउंटर्स में फार्मास्यूटिकल्स काफ़ी अच्छे प्ले हैं। अडानी ग्रुप के शेयर्स में मिला जुला रुझान है। प्रियंका, स्पेस में भी आप देखें ना, ऑयल प्रोड्यूसर्स, ऑयल इंडिया में तेजी है और ऑटोपैक से आपको अशोक ललन जैसे स्टॉक्स में दिखाई दे रही है तेजी। PSE स्पेस के BHEL, सेल, इनमें मूव है और साथ ही आपको पावर स्टॉक्स के प्लेटफॉर्म्स लाइक IEX पे भी आपको तेजी दिख रही है। और एट द सेम टाइम क्योंकि लगातार आप ऑयल मार्केटिंग काउंटर्स पर हिट है, क्रूड बढ़ रहा है, तो आपको HPCL, BPCL, इन सब में आपको हिट दिख रहा है। APM प्राइजेस को नहीं चेंज किया गया, तो IGL जैसे स्टॉक्स में भी आपको इनफैक्ट आज थोड़ा सा प्रेशर दिख रहा है। आज इनफैक्ट ये तो आपकी बात होगी, थोड़ा सेटल होने दीजिए 5-7-10 मिनट बाजार को। पुल बैक में बाइंग आती है नहीं, बट कुछ इंटरेस्टिंग मिड कैप्स की बात कर लेते हैं। शिवांगी, KPIT पे क्या व्यू बन रहा है? आज सुबह सुबह एक ब्रोकरेज ने करीब 45% टारगेट काटा। स्टॉक थोड़ा सा नरम है, बहुत ज़्यादा क्रैश नहीं कर रहा है। इस भाव में लेंगे आप KPIT को? क्योंकि ये ट्रेडिशनल IT कंपनी नहीं है, ये तो इसका 40% तो EV से आता है। आप लेंगे इसको? जी बिल्कुल, KPIT टेक की अगर
हम बात करें तो हमने देखा है मंथ ऑन मंथ बेसिस में ये पिछले 7 महीनों से ही कंटिन्यूस जो है ग्रेजुअल बेस इसका शिफ्ट हायर जोन्स की तरफ होते जा रहा है। तो और वीकली फ्रेम में भी काफी पॉजिटिव सेटअप बनते हुए दिख रहा है। तो ये सेटअप जो है वो अभी डिस्टर्ब नहीं हुआ है। जो टारगेट्स है नेक्स्ट वो अच्छे बनते हुए दिख रहे हैं, कम से कम 936 तक के इमीडिएटली। 896 के एक स्टॉप लॉस को ध्यान रखें, इसमें हम ये स्टॉक में एक अच्छा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये अपने रेजिस्टेंस लेवल्स के ऊपर क्रॉस करके लाइफ टाइम हाई लेवल्स के यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, काफी अच्छी तरह से प्लेस्ड है, तो इसको ध्यान रख सकते हैं। आज 908 का लो बना के स्टॉक 917 पे ट्रेड हो रहा है और शिवांगी का ये मिड कैप में टॉपिक है। अविनाश, गोकुलदास एक्सपोर्ट आज भी अच्छे गेन्स के साथ है, फ्राइडे में वॉल्यूम आया था। अपैरल आज वर्धमान ने बोला कि जो अगर एक्सपोर्टिंग कंपनी है टेक्सटाइल स्पेस की डिमांड एनवायरनमेंट इंप्रूव होता नजर आ रहा है। अगर वर्धमान के लिए तो गोकुलदास के लिए भी है। आप लेंगे इस भाव पे 295 पे? ऊपर से काफी करेक्ट हुआ है। नहीं, इनफैक्ट देखिए अजय, मुझे लग रहा है कि कॉटन एक्सपोर्ट्स के लिए आने वाला साल काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि एक तो क्या है कि जो कॉटन के प्राइसेस है वो थोड़े से कम हो चुके हैं, प्लस ओवरऑल डिमांड पोटेंशियल एक्सपोर्ट के लिए अभी अच्छा बन रहा है। और मोस्टली इम्पॉर्टेंटली अभी एक्सपोर्ट मार्केट में जो पाकिस्तान और दूसरे जो कंट्रीज थे वो जो इंडिया से कॉम्पीट करते थे, अभी भी इनके यहाँ पे कंडीशंस काफ़ी ख़राब है। तो ग्लोबली मुझे लग रहा है कि जो वैक्यूम पाकिस्तान जैसे कंट्री एक्सपोर्ट जो मार्केट में हमको कॉम्पीट करती थी, वहाँ का वो जो वैक्यूम है वो भी इंडियन कंपनीज को थोड़े बहुत फायदे में रखेगा। एटलीस्ट कम से कम अगले 6-8 महीने के लिए इसका बेनिफिट इंडियन कंपनीज को मिलना चाहिए। और ओवरऑल अगर रुपया वीक होता है, क्लियरली अगर कॉटन यार्न की कीमतें और कम होती है तो इसका डबल इम्पैक्ट पॉजिटिवली कंपनीज पे प्ले आउट होगा। तो गोकुलदास एक्सपोर्ट्स भी एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, तो इनको भी डेफिनेटली इसका फायदा मिलना चाहिए। हालांकि वर्धमान भी एक बहुत सिग्निफिकेंट प्लेयर है, तो ये स्पेस पे जरूर नजर रखिए क्योंकि काफी समय के अंडर परफॉर्मेंस के बाद हो सकता है कि FY24 कैन बी अ लॉट बेटर देन प्रीवियस ईयर। वर्धमान डेज हाई और टॉप इंडिसेस थोड़ा नरम हुई खुलने के बाद, लेकिन मिड कैप इंडेक्स मजबूत है। मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छी बाइंग हो रही है। डिम्पी ने एशियन पेंट अभी मार्क किया था क्रूड बढ़ने का, क्लियर शॉर्ट है, क्रैश नहीं किया है लेकिन 1% उतर गया है। इसके ऊपर वॉच करिए, चला हुआ स्टॉक है। मारुति जो कुछ से बात कर रहे थे वो बेस्ट परफॉर्मिंग है इस समय, तो काम हो रहा है। लेकिन बजाज फाइनेंस में वापस जाऊंगा और कुछ से भी वैशाली आई थी बता के गई है कि बजाज फाइनेंस में तेजी आ सकती है। सीन तो बन रहा है बॉस, और अभी इसके रिजल्ट्स के लिए वेट नहीं करेगा बाजार। इसके अपडेट, क्वार्टरली अपडेट अभी आ जाएंगे 3-4 दिन में। क्या इस पोजीशन पे 5670 पे लेना बनता है क्या रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से कुछ बजाज फाइनेंस? जी अजय, देखिए जो आपने ये लास्ट वर्ड यूज किया ना रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, देखिए बिल्कुल बनता है। एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू दिस कि भाई ये मेरे पोर्टफोलियो में भी है एंड दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट काउंटर्स गिवन हाउ इट हैज रिएक्टेड। और अगर मैं थोड़ा सा ओवरऑल व्यू लूं तो देखिए इंडस्ट्री लीडर्स हैं, लॉट ऑफ थिंग्स विल हैपन इन एंड अराउंड द इंडस्ट्री, लेकिन they know how to tackle these things, right? So ये मेरा एक ग्लोबल व्यू है। जहां तक टेक्निकली हम देखें तो डेफिनेटली स्टॉक एक लोअर हाई का पैटर्न काफी समय से बना रहा है, लेकिन अगर हम देखें 5500 का जो जोन है इसको स्टॉक ने रिस्पेक्ट किया है। यहाँ से स्टॉक ने एक रिबाउंड भी अटेम्प्ट किया है। बड़ी तेजी जो है ये मेरे हिसाब से 5800 के ऊपर आएगी। तो अगर आप ट्रेडिंग के लिहाज से लेना चाहें तब भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अभी भी यहाँ पे आपके लिए 100-125 पॉइंट का जो अपसाइड है ये बाकी है। 5800 के लेवल्स तक तो ये बिल्कुल जा सकता है। जो मोमेंटम है उसके बाद क्या ज्यादा तेजी से आएगा। तो 5800 के इनिशियल टारगेट के लिए बाय करें। इन्वेस्टर अगर आप हैं तो देखिए टॉप से बहुत ज्यादा ऑलरेडी उतर चुका है। अगर आप सारी क्वांटिटी एक साथ ना बाय करें, which is anyway not recommended, तो आप एक्यूमुलेट करने के लिए यहाँ पे बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। सो दीज आर द जोन्स जहां पे आप ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, दोनों के लिहाज से ही एक्यूमुलेशन शुरू कर सकते हैं। बड़ी तेजी में जैसा मैंने बताया 5800 के ऊपर देखने मिलेगी, बट डाउनसाइड यहाँ से अब थोड़ा सा आपका लिमिटेड हो गया है। दो चीज़ आपको शुरुआत में और नोटिस कराते हैं। आज आप शुरुआत में ना इंडिया विक्स को नहीं गिरता हुआ देख पा रहे हैं। आप एक बार जरा स्क्रीन पे दिखाना भी चाहेंगे तो दिखा भी सकते हैं। 3.5% इंडिया विक्स ऊपर है। डेट मीन्स ये फेयर इंडेक्स है। ये 17% टूटा था पिछले 2 दिन के अंदर ही। 2 दिन के अंदर जो शॉर्ट कवरिंग हो रही थी, आज फेयर वापस से माउंटेड है मार्केट के अंदर। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि बहुत खतरनाक स्थिति पे आ गया है, बट ये आपके इंडेक्सेस को थोड़ा डिस्टर्ब करेगा क्योंकि सामने रेजिस्टेंस भी हैं। इसलिए आप देखेंगे बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट इस समय लाल निशान में आ गया, बकायदा 50 पॉइंट की गिरावट के साथ है। निफ्टी अपने सारे गेंस को दिन के जो गैप के मिले थे अभी तक के, वो सारे के सारे इरोड कर चुका है। एक दूसरा जो पॉइंट नोटिस करवाना है वो है KPIT।
KPIT को लेके JP मॉर्गन की जो रिपोर्ट आई है उसका कुछ एक पॉइंट्स भी हमको मिल गए हैं, रिसर्च ने हमको प्रोवाइड कर दिए। KPIT पे वो टारगेट दे रहे हैं 520 का, अंडरवेट की रेटिंग है JP मॉर्गन की तरफ से। 3-4 पॉइंट उन्होंने मोटा मोटी गिनवाए हैं। पहला वो ये कह रहे हैं कि एक तो इनका एबिटा मार्जिन्स जो है ना वो स्ट्रक्चरली थोड़ा सा लोअर है अगर इनको पीयर से कंपेयर करें। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि इनका जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाइड नहीं है। अगर आप इसी कंपनी के और पीयर को उठा के देखेंगे तो उनका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है। ये स्पेसिफिकली सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हैं जो टिपिकली ऑटो कंपनीज के लिए थोड़ा ज़्यादा है, और नई हाइड्रोजन वगैरह की टेक्नोलॉजी में भी इनका पोर्टफोलियो थोड़ा ज़्यादा है। एक और पॉइंट, इनका 84% रेवेन्यू सिर्फ टॉप 25 क्लाइंट से आ जाता है, यानी कि क्लाइंट कंसंट्रेशन जो है वो एक ही दो जिन जगह पे ज़्यादा सीमित है। ये भी एक उनको चिंता की बात लगती है। और साथ ही इसमें जो PE वैल्यूएशंस की बात बोल रहे हैं वो 50x है, यानी कि 50 के मल्टीपल्स में है, जो टिपिकली मार्केट्स के अंदर महंगा माना जाता है। और ये कह रहे हैं कि ये शेयर थोड़ा करेक्ट हो सकता है। उनका टारगेट है करीब 520 रुपये के आसपास का, भी शेयर खड़ा है 917 पे। तो एक रिपोर्ट जो आई थी उसके बारे में हमने आपके सामने पॉइंट्स रख दिए हैं। खैर आगे बढ़ जाते हैं। एक शेयर मेरे लिस्ट में और भी है, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। ये जियो का इम्पैक्ट आज कैलकुलेट, फाइनेंस का इम्पैक्ट आज कैलकुलेट हो रहा है मार्केट के अंदर फिर से। एक बार रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे आपका व्यू पॉइंट क्या है शिवांगी? आपने अपने क्लाइंट्स को प्लस करवाया या फिर ये छूट गया आपसे भी मौका 2200 के आसपास प्लस करना? जी, रिलायंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल काफी एक अच्छा सेटअप बनते हुए दिखा था, और अभी भी जो एक इंटैक्ट है। एक बॉटम आउट हुआ है, नेगेशन हुआ है लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स का वीकली फ्रेम में, और एक प्राइस वॉल्यूम सर्च के साथ ये लास्ट वीक के क्लोजिंग में हमने देखा था। आज पूरे बाजार को हम देखें तो काफी एक अच्छा रनअप के बाद थोड़ा सेटल हो रहा है, तो यहाँ रिलायंस में भी उसका एक इफेक्ट देखने को मिल रहा है। पर ओवरऑल अगर हम बात करें तो काफी पॉजिटिव सेटअप है, इसमें बिल्कुल खरीदारी कर सकते हैं। और इमीडिएटली अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2400 तक के एक लक्ष्य बनते हुए दिखेंगे, 2300 के स्टॉप लॉस को ध्यान रखते हुए। 2300 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें बने रह सकते हैं। लेकिन पीछे कुछ मिनटों में एक छोटा सा डिप आया बैंक निफ्टी पर, वो फिर से बॉट हुआ और आपके जितने भी ऑटो स्टॉक्स उनमें बाइंग और बढ़ी है। हीरो मोटोकॉर्प अब लगभग 2.25% की तेजी के साथ है। बजाज ऑटो 1% से ज्यादा तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है, और ONGC 4% की मूव यहाँ पर है। एक बार ONGC को डिस्कस करते हैं। इनफैक्ट शिवांगी, जितने भी रोल ओवर के फिगर्स थे अप्रैल में, उसमें आपको ONGC स्टॉक्स भी दिख रहे थे, गैस और ऑयल एंड गैस पैक भी दिख रहा था। क्या यहाँ से अब भी इसमें तेजी बन सकती है? अगर क्रूड का अपमूव रहेगा तो क्या ये एक स्ट्रॉन्ग काउंटर है पूरे अप्रैल सीरीज के लिए? जी बिल्कुल, ये क्रूड के जो प्राइस मूवमेंट्स के हिसाब से काफी एक अच्छा रनअप देखने को मिला है ऑयल एंड गैस पूरे सेक्टर में, और इसके स्टॉक्स जो है वो भी काफी अच्छी तरह से परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। ONGC पर्टिकुलरली हम बात करें तो यहाँ पे एक पहला रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है 159 का, 160 के आसपास का, तो वहां तक जो है स्टॉक में एक अच्छा रनअप देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस के तौर पे 154 के लेवल्स को ध्यान रखें। काफी एक अच्छा वॉल्यूम्स भी बिल्ड होते हुए दिख रहा है लॉन्ग साइड में, वीकली अपने एक रेंज से निकला है, तो ये स्टॉक को बिल्कुल रडार में रख सकते हैं। एक तो शेयर और भी है, क्योंकि आपको सिर्फ बड़े शेयर इंडेक्स मैनेजमेंट के अंदर ना चाहिएगा। जैसे शुरुआत में भी आपको अजय बता रहे थे कि छोटे और मझोले शेयर्स टिपिकली ज़्यादा एक्शन में इस समय। अगर आप देखेंगे ना तो इंडस्ट्रियल गुड्स से जुड़ी हुई कंपनी है ग्रेफाइट इंडिया। एक बार जरा दिखा देंगे आप स्टार्टिंग में, तो ग्रेफाइट के अंदर थोड़ा वॉल्यूम कम होता है शुरुआत में, लेकिन ये शेयर है बड़ा इंटरेस्टिंग। आप इस पर ध्यान रखिए। ग्रेफाइट करीब 4% की मजबूती के साथ अभी ट्रेड कर रहा है। करीब 4 लाख शेयरों का वॉल्यूम दिख रहा है मेरे को तो अपनी स्क्रीन पर। एक बार पता कर लेते हैं इसमें क्या करना चाहिए। खुश, एक बार आप चेक करेंगे ग्रेफाइट इंडिया। सो डिप्पी काफी लंबे स्लंप में ये भी स्टॉक चल रहा है, अपने सारी एवरेजेस जो है उनके नीचे ट्रेड कर रहा है। जो बाउंस हमने देखा है दैट इज लार्जली बिकॉज ऑफ योर ओवरसोल्ड नेचर। तो फर्स्ट साइंस हैं, ग्रीन शूट्स जिसे हम कहते हैं, फर्स्ट साइंस हैं मार्केट के और अदर स्टॉक के टर्न अराउंड होने के। बट मैं थोड़ा सा इसमें वेट करना चाहूंगा। रेजिस्टेंस जोन्स जो है ये बहुत ज्यादा दूर नहीं है। 280 के जो लेवल्स हैं, यहाँ पे एक सप्लाई जोन भी है, प्लस इसका जो 20 डे मूविंग एवरेज है ये भी बन रहा है। तो फ्रेश पोजीशन मैं कहूंगा कि भाई 280 के ऊपर निकले तब लीजिए। अगर आपने नीचे बाय किया है करीब 250 260 के जोन्स के आसपास, तो अच्छा खासा फॉलो थ्रू है 2 सेशंस की पॉजिटिविटी का, तो बिल्कुल इसे राइड करके चले। फ्रेश पोजीशंस मेरे हिसाब से 280 के ऊपर जाएगा तभी लीजिए, वरना हो सकता है कि स्टॉक वहां पे थोड़ा सा रेजिस्ट करे, थोड़ा साइडवेज हो जाए।
ठीक है, ऑटो काउंटर्स तो अच्छे खासे चल रहे हैं, पर इसमें पावर प्लेटफॉर्म जैसे IEX, इस पर क्या व्यू रहेगा? अभी फिलहाल 2-2.25% की तेजी है, क्या शिवांगी तेजी बढ़ सकती है? IEX को बाय करेंगे आप? जी बिल्कुल, IEX की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक ज़रूर एक प्राइस रन अप देखने को मिला है नेगेशन के बाद। पर यहाँ पे जो है ये इस बॉटम आउट को थोड़ा कन्विंसिंग नहीं लग रहा है। वीकली फ्रेम में अभी भी ये स्टॉक थोड़ा अटक रहा है। तो मेरा यहाँ मानना है कि यहाँ पे वेट एंड वॉच कर सकते हैं और ये एक वीकली फ्रेम में जब एक नेगेशन देखने को मिलेगा तब हम इसमें एक्यूमुलेशन करना शुरू करेंगे। थोड़े फार्मा स्टॉक्स की तरफ नज़र डालना ज़रूरी है। एक तरफ तो ये है कि रिस्क ऑन जब होता है तो फार्मा ब्रीदर लेता है, लेकिन इस बार 1.5-2 साल के बड़े गैप के बाद काफ़ी प्राइस डिस्ट्रक्शन हो गया है। बायोकॉन के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा मैं। इनफैक्ट कुछ से हमने बात भी की थी। ये देखिए फार्मा में थोड़ी सेलेक्ट एक्टिविटी चालू हो गई है। बायोकॉन को देखिए, हमने कितने 202-203 में बात की थी पिछले हफ्ते, कुछ याद है आपको? 211 हो गया है। होल्ड करें? जी हाँ, बिल्कुल ये होल्ड करके चल सकते हैं, क्योंकि इसमें जो हमने रिकवरी देखी है, जो अभी 210 का रेट आया है, ये कोई वी शेप रिकवरी नहीं है। अगर मैं डेली फ्रेम पे देखूं तो पिछले 8 से 10 सेशंस में 200 का जो लेवल है उसको स्टॉक ने प्रोटेक्ट किया है, और फिर उसके बाद हम इसमें फॉलो थ्रू जो है ये आते हुए देख रहे हैं। तो अगर मान लीजिए किसी की पोजीशंस हो नीचे के लेवल्स पे बाय की हुई, तो डेफिनेटली आपको इसे होल्ड करना चाहिए। बिल्कुल ठीक अपने 20 डे मूविंग एवरेज के बिल्कुल पास चल रहा है। मोमेंटम यहाँ पे आपको उसके बाद आते हुए लौटता हुआ दिखेगा, लेकिन जो कुछ इंडिकेटर्स हैं वो सजेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ से और अपसाइड जो है ये हो सकती है, और ज्यादा अपसाइड हो सकती है। 225 ये मेरा इस पे फर्स्ट टारगेट होगा। यहाँ जाता है, इसको क्रॉस करता है, देन 240 तक के मूव्स भी इसमें देखने मिल सकते हैं। तो एक अच्छा खासा टर्न अराउंड बेस फॉर्मेशन के बाद होता हुआ शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। सो डेफिनेटली आपके रेडार पे होना चाहिए। और फ्रेश एंट्री लें तो 200 जहां पे इसने अच्छा खासा सपोर्ट बनाया है, ये आपका स्टॉप लॉस के तौर पे एक्ट करेगा। वो हमारे साथ वापस आ चुके हैं। पिडिलाइट भी एशियन पेंट के साथ साथ अच्छा खासा डेज लो की तरफ। कोई शॉर्ट आइडियाज? शॉर्ट की इतनी आदत लग गई है पिछले 3-4 महीने से प्रशांत की, मन जो है कह के ना शॉर्ट आइडिया ही ढूंढता है, और इसलिए मुझे आपके पास आना पड़ा। प्रशांत जी, आप हमेशा मेरे पास शॉर्ट आइडियाज के लिए आते हैं, बट आप ही के पास मैंने साल के शुरुआत में जिंदल 102 पे दिया जो हो गया। अरे प्रशांत बाबू जी, आप तो दिल पे ले लगे। मैं तो अभी खिंचाई कर रहा हूँ। नहीं, आप तो लॉन्ग शॉर्ट, डेटा चेंजेस, व्यू चेंजेस, बताइए। बट अभी अजय जी, जहां तक अभी की बात है तो मुझे लग रहा है एक स्टॉक जो मैं ट्रेड करना अवॉइड करूंगा, बट व्यू इसलिए दे रहा हूँ ताकि कोई ट्रैप ना हो। मुझे जो नेगेटिव लग रहा है वो अडानी एंटरप्राइज है, और मुझे लग रहा है अगर ये 1680, अभी ये 1700 पे चल रहा है, 1680 स्पॉट में अगर ये ब्रेक कर दे तो ये बहुत ज्यादा नेगेटिव हो सकता है, और शायद ये 1500 तक के लेवल्स भी दिखा दे। तो अगर कोई इसमें बना हुआ है और कोई लॉन्ग होगा तो मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आप 1680 ये स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बनाए रखें। मैं शॉर्टिंग की सलाह नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि वोलाटाइल स्टॉक है। मैं ऐसे स्टॉक में शॉर्टिंग या लॉन्ग दोनों ही अवॉइड करता हूँ। बट किसी के पास अगर कैश में पोजीशन हो, 1680 स्ट्रिक्टली आप स्टॉप लॉस रखिए। ये ब्रेक हो जाए तो इसमें से आउट हो जाएंगे। ओके, ठीक है। इस पे चाहे गैस स्टॉक्स पे आपको नज़र रखने के लिए बोला था। विनाश भी कह रहे थे कि हाँ, गवर्नमेंट इनके फेवर में है, हक में है, लेकिन ज़्यादातर शेयर्स ऑलरेडी पहले ही चल चुके हैं और उसके बाद धीरे धीरे खबर का फ्लो आया पीछे। तो अब आप देख रहे हैं IGL के अंदर आज 4% उतरा है ये शेयर। MGL भी एक बार जरा दिखा दीजिए। ये तो दिल्ली को गैस प्रोवाइड करती है, इंद्रप्रस्था गैस, और MGL मुंबई के लिए गैस वाली कंपनी। दोनों ऑलमोस्ट 4-5% नीचे हैं। थोड़ा प्राइसिंग और पॉलिसी वाला जो काम हो रहा है ना इन सब में, ये गैस वाले स्टॉक्स पे आप क्रिटिकली वॉच करके रखिएगा, और ये अब टेक्निकल्स कम फॉलो करेंगे और बजाय गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और फंडामेंटल डाटा को ज़्यादा फॉलो करेंगे। थोड़ा ध्यान रखिएगा, बस इतना ही आपको मैं नोटिस करवा रहा हूँ इस शेयर में। आगे बढ़ जाते हैं, आज के कंट्रीब्यूटर्स चेक करते हैं कि निफ्टी को एक्चुअली में कमज़ोर किया किसने शुरुआत में। इन्फोसिस ने किया है। IT का इंडेक्स हमने सुबह आपको US का नेस्डैक दिखाया था टिपिकली, और वो आप देखने का रेजिस्टेंस पे लग गया था। चला ज़रूर है लेकिन रेजिस्टेंस पे भी खड़ा है, वो 12300 12400 के आसपास का बनता है। इन्फोसिस आज वीक है, टॉप लूजर आज का बना हुआ है। इन्फोसिस को शॉर्ट खोल रख सकते हैं क्या, या पुटे प्लस कर सकते हैं? प्रशांत, आप ही चेक कीजिए इन्फोसिस। जी, ओवरऑल डिम्पी जी, जहां तक IT की बात है तो डेफिनेटली मैं एक रैली के लिए वेट कर रहा था। अगर आप इन्फोसिस को देखो तो ये बहुत दिनों के बाद 20 दिनों के एवरेज को टच किया है, बट मैं अभी थोड़ा वेट करूंगा। मैं वेट इसलिए करूंगा कि एटलीस्ट एक दिन का लो ये तोड़े, तो ये 1390 ब्रेक कर दे जब भी इस महीने में। मैं कोई जल्दबाजी में नहीं हूँ, बट 1390 ब्रेक हो जाए
तब मैं डेफिनेटली इसमें शॉर्ट जाऊंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 1415 का और वहां पे मैं होल्ड करूंगा जो बेस बना हुआ था, यानी करीबन 1350 के आसपास के लेवल के लिए। तो थोड़ा वेट कीजिए, एक दिन का लो ब्रेक होने दीजिए, फिर ट्रेड में एंटर करें। सब लोग जो चर्चा कर रहे होते हैं ना, टिपिकली वो मार्केट के अंदर थोड़ा कम होता है। जैसे अभी सभी जगह ये चर्चा हो रही है कि एफएमसीजी को लेकर शायद वो शेयर ना चलें, उनको इन्फ्लेशन का प्रेशर देखने को मिलेगा। ना तो ब्रिटानिया ना ही डाबर, दोनों के चार्ट को देख के ऐसा लगता है कि ये बात ठीक होने जा रही है। एक बार शिवांगी आप इन दोनों शेयर्स को चेक करेंगे, डाबर और ठीक है शिवांगी से बात नहीं हो पाएगी, तो एक काम करें खुश आप कीजिए चेक फिर जरा। डाबर और ब्रिटानिया दोनों को देख के ऐसा लगता नहीं कि खास बड़ी कोई दिक्कत इनके लिए वेट कर रही है। डिम्पी पिछले हफ्ते भी जब हम बात कर रहे थे तो दो पिक देखिए, आईटीसी तो फिलहाल जिस सेटअप में है वो एक पेरिनियल पिक रहेगा अंटिल समथिंग मेजर चेंजेस। बट उसके बाद अगर कोई दो स्टॉक्स का नाम आता है तो एक्चुअली वो ब्रिटानिया और डाबर ही हैं मेरे लिस्ट में। और आप सही कह रहे हैं, बहुत ज्यादा देखिए इसमें चार्ट सेटअप बिल्कुल खराब होता हुआ नहीं दिख रहा है। आज हम हल्का सा इन दोनों में बिकवाली देख रहे हैं, बट मेरे हिसाब से अगर थोड़ा और डिप आता है सो दैट विल प्रोबब्ली बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। दोनों ही स्टॉक्स का जो फॉर्मेशन है काफी अच्छा खासा है, मोमेंटम भी अच्छा खासा है और वीक मार्केट में चले थे, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आना बिल्कुल लाजमी है। अगर आपको डिप मिलता है बिल्कुल बाय करके चले। डाबर मेरे हिसाब से आप 538 539 के जो जोन्स हैं इनको अपना स्टॉप लॉस बनाएं। पहला टारगेट आपके लिए 555 का आएगा, दूसरा टारगेट 570 का। तो डाबर एक स्टॉक है जिसे अब आप अपने रेडार पे रख सकते हो। ब्रिटानिया फेयरली सिमिलर, हल्का सा इसमें डिप आया था बट वो भी बॉट हुआ है, तो मेरे हिसाब से यहाँ भी आप बाय करके चल सकते हैं। 4200 आपका स्टॉप लॉस रहेगा, पहला टारगेट 4400 और दूसरा टारगेट जो है ये 4550 का आ रहा है। सो दोनों ही मेरे हिसाब से डिप्स पे बाइंग के लिए बिल्कुल राइप है। ओके ठीक है। निफ्टी में कुछ पैक्स हैं जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग तो देखने को मिल रही है। एफएमसीजी पैक हो या फार्मा जैसे काउंटर्स में, सिप्ला जैसे काउंटर्स हो, थोड़े से प्रॉफिट वहां पे बुक होते हुए दिखाई दे। लेकिन बैंक्स इस बीच आपको फिर भी अब भी बैंक्स और फाइनेंस में मूवमेंट बनी हुई है। ऑटो पैक अब भी आपको स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। इनफैक्ट मारुति सुजुकी तो अब बढ़ते बढ़ते 3% तक की तेजी के साथ बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। हीरो मोटोकॉर्प में भी 2.5% की मूव है। तो ऑटो पैक से तो क्लियर आपको स्ट्रेंथ दिख रही है, लेकिन यहाँ से और फ्रेश खरीदारी कहाँ बनती है? क्या दूसरे कुछ और काउंटर्स इंफ्रा स्पेस में अब जो दूसरे काउंटर्स निकल कर आ रहे हैं जैसे जीएमआर इंफ्रा जैसे काउंटर्स, क्या यहाँ पर मूव बढ़ सकती है? प्रशांत जी प्रियंका, जहां तक जीएमआर इंफ्रा की बात है, ये स्टॉक काफी दिनों से टोटली रेंज बाउंड रहा है और आज अगर आप देखें तो करीबन ये 41 इसके लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो आप इसमें बाइंग कर सकते हो। और आपको जो स्टॉप लॉस रखना होगा 3950, ये आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। टारगेट्स आप करीबन 44 से लेके 45 तक देख सकते हो। कैप स्मॉल कैप में ही और भी एक्शन दिख रहा है। इनफैक्ट मिड कैप, हाँ हम लोग काफी स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे थे। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए आप सबसे पहले तो। मिड कैप इंडेक्स लेके आइए डायरेक्टर साहब, स्मॉल कैप इंडेक्स लेके आइए। कुछ स्टॉक्स डिस्कस करते हैं। अविनाश, अब ये हम बात कर रहे थे ऑटो एंसरी की आपसे, ओके चले गए। प्रिसिशन कैमशाफ्ट वो लेके आइए। प्रशांत, प्रिसिशन कैमशाफ्ट के चार्ट को देख के बताएंगे आप जरा, चार्ट्स क्या बता रहे हैं? जी अजय जी, ये जो 98 पे ट्रेड कर रहा है वही है? जी हाँ जी, तो इसमें आप 9350 का स्टॉप लॉस लगा के बने रह सकते हो। एक पुल बैक आ रहा है इसमें, मेरे हिसाब से ये करीबन आपको 103 104 तक लेके जा सकता है, तो आप 9350 94 के जस्ट नीचे स्टॉप लॉस रख के बने रह सकते हैं। राइट। अनंतराज इंडस्ट्रीज को भी लेके आइए, कुछ भी काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं। आज 125 का लेवल उसने क्रॉस किया। आई थिंक फ्राइडे को भी ये अच्छा मूव दिखा रहा था। कुछ जरा चेक करेंगे? बिल्कुल अजय, देखिए मुझे ध्यान है ये कल्याण ज्वेलर्स, ये 2-3 स्टॉक्स थे जो आपने दिवाली के करीब 100 रुपीज का जो टिकट साइज है उसके हिसाब से डिस्कस भी किए थे। तो अच्छा खासा अपमूव आया है सभी में, बट अनंतराज हैज बीन डूइंग फिनोमिनली वेल। एक अच्छा खासा अप ट्रेंड है जो चल रहा है। मुझे इसमें सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि ये ब्रेक अवे रैली नहीं है कि भाई आपको एंट्री पॉइंट नहीं मिल रही है या प्रॉफिट बुक करने का चांस नहीं मिल रहा है। एक स्टेडी अप ट्रेंड है और कोई भी मार्केट सिनारियो हो, स्टॉक एक हायर हाइज और हायर लोज का फॉर्मेशन बनाते हुए चल रहा है। अभी इसने जो अपना की रेजिस्टेंस जोन था 124 का, उसको क्रॉस किया है, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है और जिस तरह की मूव है कहीं भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं लग रहा पैटर्न में। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे
और अच्छा खासा अपसाइड बाकी है। अगर किसी ने अपने डिस्कशन को सुन के लिया हो, डेफिनेटली राइड करें और स्टॉप लॉस इसमें थोड़ा सा डीप रख सकते हैं, बिकॉज जैसा मैंने कहा स्टॉक हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग दिखाता है और फिर वापस वहीं से ऊपर चलने लगता है। तो थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस रखें 115 के आसपास का, लेकिन इसे डेफिनेटली राइड करते चलें। फ्रेश पोजीशंस लेना चाहें तब भी ले सकते हैं, हल्के से डिप पे ले तो बेटर रहेगा, लेकिन अभी भी इसमें एंट्री पॉइंट बिल्कुल बनता है। 118 का जो है लेवल, ये आपके लिए ऐसा स्टॉप लॉस एक्ट करेगा। पहला टारगेट मेरे लिए इसमें 132 का है, दूसरा टारगेट 140 का। तो अपसाइड अच्छी खासी बाकी है एंड दिस इज टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी गुड रिवॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट फॉर एनीवन हु हर्ड आवर डिस्कशन एंड बॉट इट। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल इसमें बने रहें, फ्रेश पोजीशंस भी ले सकते हैं। बिल्कुल, ये हो गया अनंत राज। लेकिन आज फोकस ऑटो पे, जैसे हमने आपको प्री मार्केट में ही बताया था, लेलैंड के भी नंबर बहुत अच्छे आए हैं। लेलैंड प्रशांत, एक तरह से सन्नाटे में पार्क है ट्रक, क्या अभी हाईवे पे आएगा? काफी टाइम हो गया है, एक सीधे भाव पे अटका हुआ है कहीं। प्रशांत, डेफिनेटली पहली बात 138 139 ये जोन इसके लिए बहुत क्रूशियल था। तो आज एक इमोशनल गैप अप है। मैं वेट करूंगा कि ये फिर से एक बार 140 139 के आसपास अगर आए तो मैं इसमें बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 137 का, तो जितना मुझे 140 के नजदीक मिले मेरी रिस्क कम हो जाएगी और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखूंगा 137। टारगेट्स में रखूंगा करीबन 147 से लेके 149 तक। ठीक है, किर्लोस्कर ब्रदर्स में भी आज आपको 6% की मूव दिख रही है। इनका इनफैक्ट एक एनालिस्ट मीट था 31 मार्च को, डेटा और इम्पोर्टेंट इसके कंक्लूड्स निकाल कर लाएंगे, लेकिन अभी आज 6% की मूव यहाँ पर दिख रही है। ऑटो एंसिलरी स्पेस पूरा आपको वो बजेंगे क्योंकि ऑटो स्टॉक्स चल रहे हैं, ऑटो एंसिलरी स्पेस में अच्छी मूव है। मिड कैप स्मॉल कैप की कई सारी पॉकेट्स में आपको इनफैक्ट अच्छी मूव दिखाई दे रही है। इनफैक्ट पावर एंसिलरी की बात करें, वहां पर आपको अच्छी मूव दिख रही है। पेपर स्टॉक्स अच्छे खासे चल रहे हैं, तो बहुत सारी स्पेसेस हैं। कुछ और कहीं और नजर होगी मिड कैप और स्मॉल कैप में जहां एंट्री पॉइंट दिख रहा हो? सो यू आर राइट। देखिए सारा एक्शन फिलहाल आज के दिन में तो स्मॉल कैप मिड कैप में ही दिख रहा है। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एक स्टॉक जो मेरे रेडार पे है विच इज RHI मैग्नेसिटा। स्टॉक में डाउनफॉल था कुछ समय से, लेकिन 580 590 के जो जोन्स हैं यहाँ पे स्टॉक ने एक अच्छा खासा बेस बना के एक रिबाउंड दिया है और अपने 20 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करके कंफर्टेबली उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ये एक स्टॉक है जो आप अपने रेडार पे रख सकते हैं ऑन द बाय साइड। फ्रेश एंट्री यहाँ पे अगर आप लें तो 620 के जो लेवल है इनको अपना स्टॉप लॉस बना के चले। पहला टारगेट आपके लिए 660 का है, दूसरा टारगेट 685 का। तो RHI मैग्नेसिटा एक स्टॉक है जो अच्छे खासे रिकवरी मोड में है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी काफी फेवरेबल हो गया है यहाँ पे। ठीक है, RHI मैग्नेसिटा इस पर आप नजर रखें। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले हम आपको जो आदित्य पुरी जी की एक रिएक्शन सुनवा रहे थे उनकी न्यू बुक पर, पूरी कॉन्वर्सेशन अब लेकर आते हैं आपके लिए। आप 45 इयर्स की शानदार मैरिज आपकी रही है आदित्य पुरी साहब के साथ, और आपने ये जर्नी अपनी इस बुक में आदित्य नामा में क्रॉनिकल की है। आपने बताया कि आदित्य पुरी जो प्रोफेशनल और बिग बॉस एट द बैंक थे, उनके पीछे पर्सन कौन है। आपको 2-4 बातें जो सबसे ज़्यादा पसंद है इनकी, एज अ फ्रेंड, एज अ पार्टनर एंड एज अ हस्बैंड, वो क्या है? एक्चुअली मुझे तो कोई टेंशन नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब भी कुछ प्रॉब्लम आएगी तो मुझे मालूम है कि हमारे पतिदेव हैंडल कर लेंगे ज़रूर उस प्रॉब्लम को हैंडल, और उसको बहुत बढ़िया तरीके से उसका जो है नतीजा आएगा। तो घर में बॉस कौन है? बॉस तो हम दोनों ही हैं, पर ज़्यादातर मैं ही हूँ। ओके, बट आप बताइए पुरी साहब कि लोग बोलते हैं कि हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ, आपने इस फॉर्मूला को पूरा इम्प्लीमेंट किया घर में। आपने कैसे एक शानदार पार्टनरशिप करी घर पे? अभी तो मेरे को घर में रहना है, ज़्यादातर टाइम मैं घर में ही काटता हूँ, तो आपका जवाब दे के मैं अपनी ज़िंदगी खराब नहीं करना चाहता। ऐसा है कि बॉस तो वही है, पर मेरी सब सुविधा मिल जाती है, मैं कंफर्टेबल रहता हूँ, तो मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है। मेरे को तो लड्डू से मतलब है, बॉस वो हो या मैं हूँ, मेरे को खाना अच्छा मिलता है, वो अच्छे कहानी सुनाती है, गाना गाती है, मेरे को छुट्टियाँ ले जाती है, बनी रहे बॉस। अच्छा, आप क्या म्यूजिक पे भी काफ़ी जोर दिया था आपकी फैमिली में? आपने किताब में लिखा है कि जब भी फैमिली मिलती है, फ्रेंड्स मिलती है, गुड फूड एंड म्यूजिक खूब होता है। तो आप दोनों में से गाता कौन है अच्छा है? मैं। तो आप दोनों का आवर सॉन्ग जैसे होता है हर कपल का, आप दोनों का फेवरेट सॉन्ग टुगेदर कौन सा है?
मेरे हमारे 30वां वेडिंग एंड शादी का सालगिरह था, तो उसमें हम दोनों ने नाचे थे। ओके। उड़े जब जब जुल्फे तेरी, सो भी बहुत, तो हम दोनों नाचे थे उस पे। और जब भी ये अच्छे सौरभ इश्क वाले मूड में हैं, तो फिर वो गाते हैं सोने जैसा पूरी साहब कौन सा गाते हैं आप, प्लीज 2 लाइन। मेरा तो घोड़े की आवाज है यार। आप ही गा दीजिए चलिए 2 लाइन। सोने जैसा रंग है तेरा, नहीं चांदी जैसा, सॉरी, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। ये है सीक्रेट। आप देखिए कितनी खुशी खुशी। No, and we like all, we like this. We love ghazals. Ghazals. We love jazz. We go all over, whether it's Frankfurt or it's Italy or it's New York. We love jazz. We love ghazals. We like old Hindi songs. म्यूजिक खूब मजे, लाइफ मजे की लाइफ। अच्छा, जाने से पहले एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, वो ये कि आपने इतना बड़ा फैसला लिया था कितने साल पहले, 35 इयर्स पहले, 45 इयर्स पहले, कि मैं अपनी वाइफ को फैमिली के साथ समय बिताऊंगा, मैं वापस जाता हूँ। बढ़िया कंफर्टेबल लाइफ थी केएल में। तो आपने एक इंडिया बेट ली थी तब। अब सब बोल रहे हैं कि इंडिया की सेंचुरी है, इंडिया की डेकेड है। तो आपके पास तो इतना बड़ा कैनवस है जो आपने इंडिया को इवॉल्व होते देखा है। तो अब यहाँ से आपको इंडिया पे क्या नजर आता है, 1-2 डेकेड की बात करें तो? पहले तो मेरा तो दिल है तो मैं हिंदुस्तानी, वो क्या है, वो जूता है जापानी, वो सब है हिंदुस्तानी। सो मेरे को यहाँ का खाना अच्छा लगता है, मेरे को लोग अच्छे लगते हैं, और अपना घर होता है। और मैं तो इंडिया का बुल शुरू से रहा हूँ, पर अब जो है विद द राइट पॉलिसी जो प्रधानमंत्री साहब ने किए हैं और उनकी गवर्नमेंट ने किए हैं, मैं कोई पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता। मैं तो रिजल्ट्स पर देखता हूँ ना। फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है, अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ रही हैं, वो फाइनेंशियल इंक्लूजन लोगों को भी मिल रहा है। आप जाके देखो, उनके अकाउंट में पैसा आता है, उनको घर के लिए मिला है, उनको गैस मिली है, आगे नौकरी का हो रहा है। और हमारा जो अभी स्ट्रक्चर है वो दुनिया में हमारी सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन है। तो जैसे मैंने बोला था कि बिटवीन चाइना थोड़े मुश्किल में है, चाइना +1 है, इधर मैन्युफैक्चरिंग का फोकस है, आत्मनिर्भर का फोकस है, एम्प्लॉयमेंट का फोकस है, हेल्थ का फोकस है, टेक्नोलॉजी वैसे ही माहिर हैं, पर लोगों को मालूम नहीं हम बहुत चीज़ें में माहिर हैं। हमारा खाना भी अच्छा है, हमारा फ्रूट्स इनफैक्ट आई कांट बिलीव मलेशिया इज क्लोज टू आवर्स इफ नॉट मोर, वो तो इतना सा है। सो हमारा हिंदुस्तान बुलंद। तो नेक्स्ट 10-20 साल आपको जबरदस्त ग्रोथ दिखती है। टोटल जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। परफेक्ट, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस ओवर। थैंक यू, इट्स बीन लवली। थैंक यू सो मच। बाजार में जो लोग काम करते हैं और जो बड़े बड़ी पोजीशंस पे बैठे हैं, जैसे पुरी साहब बैठे थे HDFC पे, उनके जीवन से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो डिसिप्लिन, वो भाषा, वो शालीनता, आपको सब कुछ एक छोटे से इंटरव्यू में ही आपको झलक आ रही होगी। खैर, एनी हाउ, बाजार इस बीच वापस गोता लगाने के बाद ऊपर आ रहा है। अच्छी बात यह है बैंक निफ्टी भी बाकायदा हरे निशान में आ गया, निफ्टी भी हरे निशान में लौट रहा है और इस समय कुछ ऑप्शंस वापस से एक्टिव हो रही हैं। HDFC के ही थे पहले मिस्टर पुरी, और उन एक तरफ HDFC के बारे में ही वापस से बातचीत कर लेते हैं। दो आमने सामने खड़े हैं, बजाज फिनसर्व या तो फाइनेंस लें, नहीं तो HDFC के ट्विंस पकड़ लें। प्रशांत, आपका व्यू क्या है? HDFC के ट्विंस की तरफ जाएं या बजाज के ट्विंस की तरफ जाएं? जी रिम्पी जी, बजाज तो मैं अवॉइड करूंगा क्योंकि जस्ट पुल बैक शुरू हुआ है, तो इसको वेट करेंगे। और अगर आप HDFC बैंक को देखो तो आपको क्लियरली एक 1630 से लेके 1610 एक बड़ी गैप नजर आएगी। तो मैं आज के दिन के लिए वेट करूंगा। मैं जो डिसीजन है वो वेडनेसडे को लूंगा, क्योंकि दूसरी बात कल छुट्टी है, तो ओवरनाइट पोजीशंस के लिए मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो आज के लिए मेरा दिन पूरा वेट एंड वॉच पे रहेगा, और जो डिसीजन लेनी होगी वो मैं बुधवार के दिन लूंगा। बट जहां तक लेवल्स की बात है, अगर हम HDFC बैंक की बात करें तो 1600 इसके लिए एक मेक और ब्रेक लेवल है जहां तक सपोर्ट की बात है। और रेजिस्टेंस जो मैंने कहा, जो डेली चार्ट पे गैप बना हुआ है 1630 से लेके 1610,
तो एक बार इस गैप को हम क्रॉस कर जाए, 1630 क्रॉस हो जाए, तब शायद हम बहुत कंफर्टेबली इसमें बायर हो सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा वेट कीजिए। एक और पॉइंट भी है कि अगर आप एडवांस डिक्लाइन के हिसाब से बाजार को देख रहे हैं, जिसमें छोटे मझोले शेयर्स वगैरह भी काउंट होते हैं, वो अब इतनी ख़राब नहीं हुए, उतनी डेटोरेटिंग नहीं है। एक बार आप एडवांस डिक्लाइन दिखा दीजिए शुरुआत में, जो BSC, NSE, F&O की होती है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। देखिएगा अभी भी एडवांसेस 115 हैं, जबकि बाजार एक गोता लगाने के बाद थोड़ा ही ऊपर आया है। इसी तरह से NSE और इसी तरह से BSC के शेयर्स भी ठीक है, यानी कि जो हो रहा था वो सिर्फ महज एक प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी, उसके बाद फिर से बाजार के अंडर डाउन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एक शेयर और इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, वो है भारती एयरटेल। आज परसेंटेज और वॉल्यूम दोनों में थोड़ा एक्स्ट्रॉर्डनरी ये शेयर आपको थोड़ा दिखेगा, और एक बार इस शेयर के बारे में आप पता कर लेते हैं। खुश, एक बार ज़रा भारती एयरटेल को आप चेक करेंगे। इसके अंदर जो शुरुआत में डाटा और जिस तरह की पोजिशनिंग हो रही है, शायद थोड़ा और चलेगा अभी आज ये। डिम्पी देखिए, प्रोबेबिलिटीज तो काफी हाई हैं। दो कारण ये कि इसमें बेस एक अच्छा खासा बन चुका है, हम डिप्स के बाद इसमें अच्छी खासी बाइंग आते हुए देख रहे हैं। मोमेंटम लौटने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन ट्रेजेक्टरी जो है ये यहाँ पे फिलहाल टर्न अराउंड हुई है। और थर्सडे फ्राइडे का जो सेशन था उसके बाद की आज हमें एक फॉलो अप बाइंग भी देखने मिल रही है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे स्लो मूविंग रह सकता है, लेकिन कोई ट्रेड लेना चाहे तो डेफिनेटली पॉजिटिव साइड पे ही ट्रेड लेके चले। इसमें फ्रेश एंट्री अगर आप लें तो 748 के जो लेवल्स है इनको अपना स्टॉप लॉस बना के चले। पहला टारगेट आपके लिए 766 का निकल के आ रहा है, दूसरा टारगेट 775 का। तो हो सकता है थोड़ा सा स्लगिश रहे, बिकॉज रेजिस्टेंस जोन और सप्लाई जोन्स जो है इनके करीब चल रहा है, लेकिन ट्रेजेक्टरी फिलहाल इसकी अपवर्ड्स ही टर्न होती हुई नजर आ रही है। ऑलराइट, ठीक है। तो जिन स्पेसेस में स्ट्रेंथ है वहाँ स्ट्रेंथ है, लेकिन और फर्दर शॉर्ट कवरिंग के मौके कहाँ बनते हुए दिख रहे हैं? कोल इंडिया को अब देखें, अब वहाँ पर आपको शॉर्ट कवरिंग का एक बाउट भी दिखा, और जो सुबह का प्रेशर था वो थोड़ा ईज आउट होकर अब लगभग 1% की मूव यहाँ पर है। कैनरा बैंक जैसे स्टॉक्स हैं वहाँ पर एक मूव दिखी है, और साथ ही बिरला सॉफ्ट जैसे काउंटर्स भी ऊपर आए। तो इनमें से इस 3-4 काउंटर्स में से कौन सा सबसे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है प्रशांत यहाँ प्लस करने के लिए? क्या कोई मिड कैप बैंक आप प्लस करेंगे, या मिड कैप IT प्लस करेंगे, या फिर जहां पावर प्राइस हाइक का एक ट्रिगर है वहां से कुछ पिक करेंगे? प्रशांत, फिलहाल IT अवॉइड करूंगा। अगर आप टाटा पावर को देखें तो यहाँ पे एक पुल बैक आ रहा है, बट ये सारे ही पुल बैक तीनों ही दिन एक गैप अप हो रहा है। तो नॉर्मली जब गैप अप होता है थोड़ा स्टॉक को कूल डाउन होने दीजिए। अगर ये स्टॉक आपको करीबन फिर से 190 के आसपास मिले तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हो अराउंड 190, कैश में ही बाइंग कीजिए, और स्टॉप लॉस रखिए 185 पे, और वहां से आप टारगेट देख सकते हो ऑलमोस्ट 199 से लेके 200। थोड़ा डिप आने दीजिए, 190 के आसपास बाय कीजिए। ये जो शॉर्ट कैंडिडेट्स ढूंढ रहे थे उसमें इंडिगो भी एक काउंटर निकला, क्योंकि क्रूड का डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। आज 2.5% नीचे। बाइंग ऑन डिप्स की अगर हम बात करें तो रिलायंस में आज पहले 10 मिनट में प्रॉफिट टेकिंग आई, स्टॉक गया नीचे और करीब 0.5% नीचे हो गया था, वहां से वापस इसके अंदर रिबाउंड आ रहा है। इसके ऊपर आप नज़र बना के रखें। जी एंटरटेनमेंट बिल्कुल चला नहीं है इंडेक्स काउंटर, और जी में दिसंबर क्वार्टर में हमने काफ़ी एडिशन देखे हैं फंड्स में। क्या इसमें एक पोजिशनल बाय बन रही है? रिस्क रिवॉर्ड तो क्योंकि इतनी अंडर परफॉर्मेंस से शायद ठीक ही हो गई होगी। कुछ जी को देख के बताएं। ये देखिए 6 महीने 25% नीचे, 20% नीचे है। अजय देखिए, इसमें सप्लाई प्रेशर हर लेवल पे बना रहता है, और अभी फिलहाल इसमें जो डील का ओवरहैंग चल रहा है वो भी कहीं ना कहीं क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी मेरे हिसाब से एक फैक्टर है जो प्ले आउट कर रहा है। इसीलिए आप देखिए कि हर राइज पे या तो इसमें डिप आ जाती है या ये कंसोलिडेशन मोड में चला जाता है साइडवेज, और फिलहाल ये बिल्कुल उसी कंसोलिडेशन वाले जोन में है। 218 220 के जो जोन्स हैं ये इसके लिए एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रहे हैं। पहले भी हमने इसी लेवल के आसपास सप्लाई आते हुए देखा था। तो मैं कहूंगा कि फ्रेश पोजिशंस इसमें ना इनिशिएट करें। एग्जिस्टिंग पोजीशन हो, जैसे स्टॉक ने 178 180 के जो लोज हैं वहां से एक अच्छा खासा अपमूव शुरू किया है, तो एग्जिस्टिंग पोजीशन फाइट करें 208 के स्टॉप लॉस के साथ। रेंज में काम कर रहा है, बहुत ज्यादा फॉल भी नहीं आ रहा है बड़े रैली के बाद फ्राइडे के, लेकिन चार्ज अप भी नहीं हो रहा है। और देखिए बैक टू बैक होता भी नहीं है ऐसा बाजार में, बैक टू बैक बड़े बड़े व्यूज। लेकिन मैं आपको सुबह एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी, आप अपने जहन में रखिए कि जो सीमिंगली महंगे, जो नज़र में बहुत महंगे स्टॉक्स थे, वो लास्ट 1-1.5 साल में एक करेक्शन में गए, क्योंकि बढ़ते हुए रेट्स हाई वैल्यूएशन के लिए ग्रेविटी का काम करते हैं। वैसा ही एक स्टॉक बजाज फाइनेंस हमने आपसे डिस्कस किया,
और वो भी करेक्ट हो चुका है। अब हमारे चार्टिस्ट को, पैनलिस्ट को, कई लोगों को इसके अंदर एक रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नजर आ रहा है। वैसे ही एक और स्टॉक है डी मार्ट। आपको शायद कहीं बात करते हुए नजर ही नहीं आया होगा कोई डी मार्ट में कई लंबे समय से। डायरेक्टर साहब इसका 1 साल का चार्ट लेके आइए। बहुत ही शानदार कंपनी, बहुत बढ़िया प्रमोटर्स, राधा किशन दमानी जी प्रमोटर फैमिली, लेकिन स्टॉक थोड़ा महंगा हो गया था। उसके बाद देखिए पिछले 52 हफ्तों के लो पे है और 15% नीचे है 650। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो 3000 के लेवल से घूमा है स्टॉक। अब आप लेके आइए 1 महीने का ग्राफ डायरेक्टर साहब, 1 महीने का ग्राफ। तो ये अंडर परफॉर्मेंस इसके अंदर इसके पास है। 1 महीने में धीरे धीरे घूमना शुरू हो रहा है। प्रशांत जरा एक बार एवेन्यू सुपरमार्ट अगेन पोजिशनल एक इन्वेस्टर के लिए चेक करके बताएंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पे एक चीज तो बहुत क्लियर है कि इसकी बेस अच्छी बनी हुई है और अभी ये ऑलमोस्ट 3500 जो इसका रेजिस्टेंस है वहां पे जा रहा है। तो स्ट्रैटेजी क्या रखनी होगी? कोई इन्वेस्टर है कैश में लेना चाहे तो आप 3340 के स्टॉप लॉस से प्लान कर सकते हो, क्वांटिटी आपको वैसी रखनी होगी। कोई ट्रेडर है तो इसको 3525 क्रॉस करने दो, 3525, इसके ऊपर आप बाय करो और स्टॉप लॉस रखो 3490 पे। ऑलमोस्ट 1% आपकी रिस्क होगी और वहां से आप टारगेट रख सकते हो करीबन 3610 के आसपास। तो रिस्क रिवॉर्ड आपको जस्टिफाइड होगा। और जैसे मैंने कहा 3525 के ऊपर ट्रेडर्स के लिए, और इन्वेस्टर्स अगर बाय कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए करीबन 3550 के रेंज के जोन के आसपास, 3350 के आसपास। वैसे तो फार्मास्यूटिकल्स के ज़्यादातर शेयर आपको देखने चाहिए, लेकिन कई बार एक ऐसा आपको थोड़ा आड़ा टेढ़ा शेयर मिल जाता है जहां पर आपको ज़रूर उसके बारे में पता हो, क्योंकि वहां पे प्रॉफिट भी थोड़े ज़्यादा बनने के चांसेस हैं। वो है ग्रैनुलस इंडिया। एक बार आप ज़रा इस शेयर को लेके आइए, 1 महीने का चार्ट भी दिखाइए और आज का भी दिखाइए। आज कुछ पोजीशंस इसमें ऐसी बन रही है, शुरुआती डाटा ये कह रहा है कि ये शायद बॉटम बनाने की एक प्रोसेस में है और ये चल सकता है। अब दिखाइए इसका ज़रा महीने भर का चार्ट, ये आपको दिखेगा महीने भर में करीब 2% है। अब दिखाइए इसका जरा 6 महीने का चार्ट, इसमें कुछ डील वाला ओवरहैंग भी है, वो एक अलग हिस्सा है जो आप इसको देखेंगे। एक बार जरा इसका 6 मंथ्स या 1 ईयर भी दिखा दीजिए तो आपको थोड़ा और क्लियर होगा। ये है 6 महीने वाला चार्ट। प्रशांत आप जरा देख के बताइए ग्रैनुलस इंडिया के अंदर क्या पोजीशंस बनानी चाहिए। मैं इस चीज़ का मानता हूँ कि इसका बेस बन रहा है और ये मेरे को शायद बायकॉन से ज़्यादा रिटर्न दे सकता है परसेंटेज में। जी बिल्कुल निम्बी जी, बेस बन रहा है, बात सही है, बट रेजिस्टेंस के पास आया है, ये भी हमें देखना होगा। 295 295 जो आज का हाई बना है, यही एक रेजिस्टेंस है। तो हम रेजिस्टेंस पे बाइंग नहीं करेंगे, बट वॉल्यूम अच्छा था परसों का, तो थोड़ा अगर डिप मिले और ये अगर 285 के आसपास मिल जाए, 285 286, तो आप बाय कर सकते हो। और आपको स्टॉप लॉस रखना होगा 278 पे। तो 278 के लिए करीबन 2-3% की आपकी रिस्क हो जाएगी और वहां से आप करीबन 300 के टारगेट्स देख सकते हो। तो थोड़ी डिप आने दीजिए, रेजिस्टेंस पे टकरा है, रेजिस्टेंस एक्ट भी कर रहा है, तो यहाँ पे मैं बाय नहीं करूँ। ओके ठीक है, आप वॉच आउट करके इसे बाय करेंगे, लेकिन